नमस्कार। काफी पार्टिसिपेंट्स जुड़ गए हैं। वी हैव अराउंड 120 जितने पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़े हुए हैं। तो अभी कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट्स, स्पीकर्स, उन सबको आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। आज के जो वेबिनार का टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एफपीओस, यानी कि कृषि बाजार से जुड़े सुधार और किसान संगठनों के लिए अवसर। ये एक वेबिनार भी है और साथ में एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, क्योंकि ये डिमांड आई थी एफपीओस की तरफ से कि ये क्या अमेंडमेंट्स क्या आए गए हैं, नया ऑर्डिनेंस क्या है, उसके बारे में उनको जानकारी चाहिए थी। तो कोविड-19 की इस महामारी के समय में जहां पे बड़े तौर पे कृषि क्षेत्र में जो वैल्यू चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है और किसान संगठनों को जो दिक्कतें आई है और साथ में अन्य वैल्यू चेन प्लेयर्स को भी जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके साथ साथ उसके ध्यान में रखते हुए जो केंद्र सरकार ने जो हाल में एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, वैसे समय में ये विषय पर सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा डिस्कशन चल रहा था हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो काफी एफपीओस कह रहे थे कि ये ऑर्डिनेंस क्या है, ये एसेंशियल कमोडिटीज में जो अमेंडमेंट आया है उससे किसानों को क्या फायदा होगा, किसान संगठन इसमें से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं या फिर उन पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो इसके बारे में एक गोष्ठी होनी चाहिए ताकि ये इंफॉर्मेशन सब जगह पहुंचे। तो फिर हमने नेशनल एसोसिएशन ऑफ एफपीओस जो है उनके साथ हमारा जुड़ाव है। वी आर अ मेंबर ऑफ एनएएफपीओ। तो उनके साथ चर्चा की और हमने ये फिर एक वेबिनार के स्वरूप में ये अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का हमने निर्णय लिया एंड दैट्स व्हाई वी आर। तो इनिशियल ऐसा था कि हमको ये लिमिट रखना था गुजरात के एफपीओस के लिए, फिर डिस्कशन के दौरान वी शुड कीप इट नेशनल। तो अभी हमारे साथ बहुत सारे अटेंडीज हैं जो अन्य राज्यों से, इंडिया के बहुत सारे राज्यों से जुड़े हैं अभी। तो वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन गुजप्रो के बारे में। तो गुजप्रो एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इज अ फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर गुजरात। अराउंड 29 शेयर होल्डर्स है। हर एक शेयर होल्डर का 20 to 30,000 रुपीज का शेयर होल्डिंग है हमारी कंपनी में। ऑब्जेक्टिव्स थोड़े ब्रॉड है, पर मुख्य ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वैल्यू एडिशन को प्रमोट करना है एफपीओ लेवल पे और उनके प्रोड्यूस का मार्केटिंग करना है। तो हमारे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू चेन्स में हम ज्यादा काम करते हैं, वो है पीनट्स, मैंगोस, और हमने एक स्टोर भी किया है सात्विक ग्राहक बाजार करके यहाँ पे, और दूसरा एक स्टोर भी जल्द ही हम खोलेंगे ताकि एफपीओ, एसएचजी, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का हम बेच पाए। और नेशनल एसोसिएशन है तो वो एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल का। इट इज प्रोमोटेड बाय श्री प्रवेश शर्मा एंड यू मोस्ट ऑफ यू ऑलमोस्ट ऑल नो प्रवेश शर्मा जी। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और उनका ऑब्जेक्टिव है कि किसान संगठनों को कैसे मजबूत किया जाए, एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है और रिसोर्सेस प्रोवाइड करना है उनको, जैसे कि थ्रू वेबिनार्स, थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार्स, थ्रू रिसर्च स्टडीज, थ्रू डेटाबेस कलेक्शन। उसके बारे में ज्यादा अनिशा जी आपको माहितगार करेगी। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का भी बहुत ही हमको अच्छा सहयोग मिला है, तो उनको भी हमारे तरफ से आभार। तो आई स्टार्ट विथ इंट्रोड्यूसिंग द स्पीकर्स। शॉर्ट इंट्रोड्यूशन मैं हर एक स्पीकर का दूंगा। तो हमारे पास काफी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ स्पीकर्स हैं, जिसमें पहले प्रोफेसर सुखपाल सिंह जी हैं। प्रोफेसर सुखपाल सिंह हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं। वे सेंटर फॉर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर जो आईआईएम अहमदाबाद में है उनके चेयरपर्सन हैं और उसमें प्रोफेसर की तरफ भी जुड़े हुए हैं। सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट CRRID चंडीगढ़ में वो पहले डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। सर ने अब तक तकरीबन 12 किताबें लिखी हैं, काफी प्रचलित किताबें हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। अभी उन्होंने ये रिसेंट रिफॉर्म्स में के बारे में एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल फ्रंटलाइन मैगजीन में लिखा है, तो आप सब पढ़े। आई थिंक इफ अनीशा कुड आल्सो शेयर इन द चैट बॉक्स वो आर्टिकल के बारे में, बाद में जो रेफरेंस कर सकते हैं। और सर ने पर्टिकुलरली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज पर काफी अध्ययन किया है, जिसका हम सभी पार्टिसिपेंट्स को आज फायदा मिलेगा। वेलकम सर। हम दूसरे पैनलिस्ट हैं श्री वी
शंकर। हाल में श्री वी शंकर जी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फार्म एक्सेलेंस सी से जनरल है। उसके पहले वे रेलिस इंडिया, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, जो भी एग्रीकल्चर से एफपीओ से जुड़े हैं, रेलिस इंडिया में बहुत लंबे समय तक सीईओ रह सके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके पहले भी उन्होंने प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ काम किया है। मतलब रेलिस इंडिया के साथ उनके लंबे कार्यकाल में किसानों के साथ उन्होंने बहुत ही करीबी तरह से काम किया है और उनके प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट में, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स, उसके बारे में वो एरिया में काफी काम किया है। इसी अनुभव का लाभ सभी अभी वे सी सेफ में इसका हमको आज जरूर मिलेगा। तो सर वेलकम। Then we have Dr. C.M. Patel. डॉक्टर सीएम पटेल जॉइंट डायरेक्टर है डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में। वो सौराष्ट्र रीजन में है जॉइंट डायरेक्टर। ही इज ऑल्सो द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ RKVY इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विकास योजना। और वो जॉइंट डायरेक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग सेल में भी है। और वो स्टेट नोडल ऑफिसर है नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन NCDC यहाँ पे। तो बहुत सारे सर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके कंधों पे है। एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑफिसर्स आई नो इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, कोई भी एफपीओ हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं या फिर कोई भी प्रोग्रेसिव फार्मर है तो जरूर सीएम पटेल सर से को जानते हैं। तो उसी सेशन के अंतर्गत वी हैव वेरी डायनामिक ऑफिसर फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, श्री मोहम्मद रिजवान घाची। ही इज द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स प्लानिंग डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर मार्केटिंग किया हुआ है। सो ही विल आल्सो शेयर हिज थॉट्स ऑन about information about agriculture schemes and how to engage FPOs. जसवंत चौहान जी हैं जो हमारे एफपीओ कृषिधन कंपनी है। कृषिधन प्रोड्यूसर कंपनी लगभग हमारे देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, जो आई थिंक 2005 में रजिस्टर हुई है। और वो उनके सीईओ काफी साल से, 5 से 6 साल से उसके सीईओ के पद पे काम कर रहे हैं। उसके पहले भी एक कच्छ की प्रोड्यूसर कंपनी में सीईओ की तरह काम कर रहे थे। देन वी हैव श्री NV Ramanna. Shri NV Ramanna is associated with Samunati Financial Intermediaries and Services Limited as a senior consultant and advisor. आप सभी समुन्नति के बारे में जानते हैं। समुन्नति फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज काफी बड़े पैमाने पे एफपीओज में वर्किंग कैपिटल फंडिंग करते हैं। उसके बहुत सारे इनोवेटिव मॉडल्स भी है फंडिंग के। तो आई थिंक सभी, बहुत सारे एफपीओज ने उनका लाभ लिया होगा। इसके पहले वे वर्ल्ड बैंक और GIZ के साथ एज ए कंसल्टेंट जुड़े हुए थे। कुछ समय पहले तक वे और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल के चेयरमैन के पद पे भी वो रह चुके हैं। 2006 और 2008 के बीच वे बेसिक्स ग्रुप, जिनके बारे में आई थिंक हम सब जानते हैं, उनके सीईओ भी रह चुके हैं। हमारा सौभाग्य है सर कि आज आप हमारे बीच हैं। Surely learn a lot from you, sir. और आखिर में श्री यदुवेंद्र जी माथुर है, हमारे बहुत ही डिस्टिंग्विश स्पीकर है। यदुवेंद्र जी 1986 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर हैं। उसके बाद वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के साथ काफी सालों तक जुड़े हुए थे। फरवरी 2014 से फरवरी 2017 तक यदुवेंद्र जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। फिलहाल रिसेंट तक वो नीति आयोग में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पे काम करते थे। और ये जो पूरा रिफॉर्म्स आया है, जो ऑर्डिनेंस आया है, उसके पीछे जो मेहनत लगी है, जो बैकग्राउंड पूरा है, क्या गया है, तो वो सब इनिशिएटिव्स के साथ यदुवेंद्र जी जुड़े हुए हैं। तो वो पूरा हमको देंगे कि कैसे ऑर्डिनेंस आया है और गवर्नमेंट का रोल क्या होगा भविष्य में। His interests are in entrepreneurship development, infrastructure finance, financing, regulatory issues, and behavioral sides. Sir, thank you for participating in this webinar. Before starting, हम कुछ rules मैं आपको बता दूं कि सभी पार्टिसिपेंट को अपना जो म्यूट, जिसकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली म्यूट हो चुका है,
तो अगर कोई प्रश्न है आपके, कोई क्वेश्चन है, तो वो नीचे आपके यहाँ पे एक आइकॉन है Q&A, तो आप अपना प्रश्न वहां पे भी लिख सकते हैं, और कोई आंसर देना चाहे तो वो भी वहां पे आंसर दे सकते हैं। अंत में हम सब कंबाइन करेंगे क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा हैं, 230 पार्टिसिपेंट्स प्लस हो गए हैं, तो काफी सारे प्रश्न होंगे। हम अनुमान लगाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वी वोंट बी एबल टू एंटरटेन ऑल क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चंस पुट अप कर दीजिए, वी विल हैव अ राउंड ऑफ कमेंट्स, और उसके बाद थोड़ा Q&A भी रखेंगे, पर सभी पार्टिसिपेंट्स को मौका नहीं मिलेगा, कुछ कुछ पार्टिसिपेंट्स को हम ये मौका देंगे। और कुछ कोई न्यूज आर्टिकल शेयर करना चाहते हैं तो वो चैट बॉक्स में, या फिर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में वो पोस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन। अनिशा, इज देयर एनीथिंग वी हैव मिस्ड आउट? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो वी कैन स्टार्ट द सेशन। So we can go ahead and start the session. ओके ओके, श्योर सर। तो श्री यदुवेंद्र जी माथुर का एक सजेशन था कि ही वुड लाइक, हमारा ये जो ऑर्डिनेंस आया है, जो मार्केट रिफॉर्म्स अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा है, उसके पीछे क्या एफर्ट गया है और क्या थॉट प्रोसेस रहा है, तो उसके बारे में यदुवेंद्र जी, उसके अलावा जो यदुवेंद्र जी इसी पूरी प्रोसेस के साथ जुड़े हुए थे, तो उसके बारे में यदुवेंद्र जी हमको बताएंगे सभी पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद जसवंत जी का हम सेशन लेंगे। थैंक यू कुलदीप जी, और सबको नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस पैनल में आज आ पाया। मैं कोई कृषि एक्सपर्ट नहीं हूं और पब्लिक सर्विस से जुड़ा रहा हूं, तो जब नौकरी में आया था 86 में, तब से एसडीएम के रूप में, एडीएम, फिर जिला कलेक्टर, और डेयरी कोऑपरेटिव भीलवाड़ा में उसका भी मैं चेयरमैन था, मिल्क कोऑपरेटिव। तो मेरा थोड़ा जुड़ाव रहा है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक में रहा, राजस्थान का फाइनेंस सेक्रेटरी रहा, और 3 साल अभी नीति आयोग में प्रोफेसर रमेश चंद जो हमारे मेंबर थे उनकी मैं टीम में था। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्लानिंग कमीशन की जगह नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो जो एक रूपांतरण की जब बात हम करते हैं, और जब प्लानिंग के बजाय हम ट्रांसफॉर्मेशन शब्द यूज करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी वो थी हमारे एग्री सेक्टर में। और ये जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आया, एक मेन मैंडेट ये था कि हम बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर को कैसे एक प्रॉफिटेबल बनाएं। मतलब मोटी थिंकिंग यही थी कि एग्रीकल्चर को हम प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं, और डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो उसमें जो पूरी मुहिम चली, जो चलता रहा, तो नीति आयोग ने काफी पहले 2016 में ही एक मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाया कि जब हम अर्बन एरियाज में अपनी जमीनें किसी को, अपने फ्लैट किसी को किराए पे दे देते हैं, तो एक फार्मर क्यों नहीं अपनी लैंड को एक तरह से किराए पे दे सकता है, लीज पे दे सकता है। तो मॉडल लीजिंग एक्ट हम लोग ने राज्यों को सर्कुलेट करा था 2016 में, और 2016 के में ही इस बात को भी नेशनल लेवल पे नीति आयोग ने क्लियर कर लिया था कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के जो प्रावधान हैं, जो राज्यों को ये अधिकार देते हैं कि किसी भी एग्री कमोडिटी को, किसी भी कमोडिटी को, बल्कि कभी भी वो कोई भी रेगुलेशंस अपने नोटिफिकेशंस के तहत उसकी ट्रेडिंग को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो हम लोग का मानना हरदम रहा था कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो बड़ा सिलेक्टिवली यूज होना चाहिए था। पुराना कानून था, वॉर के टाइम पे प्रासंगिक रहता है, आज भी वही रहा। तो मुझे बेहद खुशी है कि ये 2 तो ऑर्डिनेंसेस आ गए, और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी काफी इस तरह से चेंज किया गया है कि अब जो हमारा फार्मर है, वो जो टेनेंट उसका है, उसके अधिकारों को ना डिस्टर्ब करते हुए, अब वो अपने बायर और सेलर के डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकते हैं, और एफपीओज जो हैं वो भी उसमें एक थर्ड पार्टी एग्रीमेंट में आ सकते हैं। ये एक मोटा फ्रेमवर्क है, मैं अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन जो ई नैम और इलेक्ट्रॉनिक प्राइस डिस्कवरी, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस
वो फ्रीडम ऑफ चॉइस की अवधारणा मेन है कि क्या फार्मर चॉइस एक्सरसाइज कर सकता है या वो एपीएमसी एक्ट के या एपीएमसी का जो एक दायरा है उसी में बंद के रह जाएगा, या उसको आउटसाइड एपीएमसी एरिया एक उसको ट्रेडिंग एरिया मिल सकता है जहां पे वो या एफपीओ या डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर्स वो सब मिलके एक प्राइस डिस्कवरी, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में जा सकते हैं। मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के पोजीशन में बैठ के मैंने देखा कितना मुश्किल था कि हम लॉन्ग टर्म एग्री एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम सपोर्ट करें। ये बात सोलंकी जी कह रहे थे कि फाइनेंसिंग नहीं हो पाती है, नाबार्ड और पब्लिक सेक्टर बैंक जो एक उनके वो तो जबरदस्ती एक तरह से उनसे कराया जाता है, लेकिन डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं आ रहे हैं एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम में। तो अभी जो ये चेंजेस हुए हैं ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट इनका आएगा। बिल्कुल सही कहा सोलंकी जी ने कि हमको सारी टीम्स को, सब एक्सपर्ट्स को लेकर चलना पड़ेगा। आसान काम नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। बहुत अच्छी मतलब अमूल हमारे सामने एक एग्जाम्पल है गुजरात का, जो एक सबसे पहला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसने इतना कमाल करा है। तो उस तरह के हम बना ही नहीं पाए। क्या कारण रहा था कि केवल ये 2-4 ही बन के रह गए और हम एक पूरा इकोसिस्टम फ्री चॉइस, अच्छा रिस्क्स उसको मिटिगेट नहीं कर पाए। तो ये जो अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं इस पे आप लोग भी जो भी वक्ता हैं अवश्य उस पे भी प्रकाश डालेंगे और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उसका मार्ग प्रशस्त होगा। नीति आयोग में अब मैं नहीं जुड़ा हुआ, मैं रिटायर हो गया, लेकिन इन माय ओन कैपेसिटी में अभी भी बहुत सारी एफपीओ से पर्सनली ग्राउंड पे जुड़ा हूं और वेंचर इन्वेस्टर्स को मैं इनकरेज करता हूं कि वो एग्री एंटरप्रेन्योर्स, वो पूरा एक क्लास बन गया है, एग्री एंटरप्रेन्योर क्लास को हम लोग सब सपोर्ट करें। और आई वुड ऑल्सो लाइक टू लर्न टुडे, बहुत डिस्टिंग्विश लोग हैं गुजरात के। कच्छ में जब सबसे पहले ये डेट पाम कल्टीवेशन स्टार्ट करी थी तो हमारे राजस्थान के भी अधिकारियों ने जाके वो कच्छ का एक्सपेरिमेंट डेट पाम का स्टडी किया था। और आप लोग बाड़मेर और जैसलमेर उधर जाएं तो ये चीज़ें बहुत अच्छी कमर्शियल क्रॉप्स जो लो, तो उस पे भी गुजरात की टीम अवश्य कुछ बताए तो हम लोग उस पे भी नई और एफपीओस को इन इजोटेरिक ब्रांचेस में, ये मिल्क और ये सब तो समझते हैं, लेकिन नए क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन पे और काम हो। इन्हीं शब्दों के साथ I will rest. I would like to listen to the other participants. Thank you so much. Thank you very much, sir, for giving a background about this and your thoughts. तो अभी मैं मिस्टर जसवंत चौहान जो हमारे एफपीओ के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य जो बेस्ड है किसान संगठनों को क्या चुनौतियों का सामना कर पड़ रहा है और आने वाले दौर में जो आफ्टर रिफॉर्म्स उनको सरकार और अन्य इकोसिस्टम प्लेयर्स के पास से क्या अपेक्षाएं हैं। तो 8 से 10 मिनट में आप अपना जी थैंक यू वेरी मच। सभी पैनलिस्ट को मेरा कृषिधन प्रोड्यूसर कंपनी और गुजरात की सभी एफपीओ की ओर से आप सबका धन्यवाद कि हम लोगों को एफपीओ को इन वेबिनार में बात चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशन रखने का मौका दिया है। तो मैं स्पेशली रिसेंटली जो करीबन 7-8 साल से एफपीओ के साथ में काम कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी सारे जो गांव लेवल से लेकर क्लस्टर लेवल पर है या ब्लॉक लेवल पर है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है या 5 डिस्ट्रिक्टों का फेडरेशन है या 5 डिस्ट्रिक्टों का एक कंपनी है, इस तरह के साथ में काफ़ी सारे काम के साथ में जुड़ा रहा हूँ। तो मुझे जो अभी रिसेंटली जो मुझे लग रही है जो चैलेंजेस हो, मुझे 3-4 चैलेंजेस है वो सभी एफपीओ को शायद, क्योंकि अभी पिछले 2 सालों में काफ़ी सारी एफपीओ रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो कई एफपीओ ऐसी है जो इनिशियल स्टेज में ज़्यादा है, ग्रोथ स्टेज में कुछ लेवल पर है, और मेच्योर लेवल पर तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम परसेंटेज में एफपीओ है अपने देश में या गुजरात में। तो मेजरली जो चैलेंजेस आती है एफपीओ को, तो मेरी जो फीलिंग है काम करने के साथ में तो यही है कि सबसे पहली अभी जो कोविड के पहले भी थी और अभी भी है
है वो फाइनेंस लेवल की है ना। फाइनेंस का सबसे बड़ा चैलेंजेस है वो इनिशियल स्टेज में हो, ग्रोथ में हो या मैच्योर लेवल में, क्योंकि उनके पास उनका शेयर कैपिटल इतना है नहीं, और शेयर कैपिटल नहीं है तो वो बिजनेस भी इतना नहीं कर पा रहे हैं, और बिजनेस नहीं कर पा रहे तो उनका बैलेंस शीट इतना अच्छा बढ़ नहीं रहा। उनके अगेंस्ट में उनको जो फाइनेंस लेवल पर जो चैलेंजेस आती है वो सबसे एक लेवल पर, हायर लेवल पर उस पे दिखती है। दूसरी जो दिखती है कि जो अभी जो एपीओ जो पूरे देश में या अपने गुजरात में जो भी है 200 प्लस जितनी एपीओ है, उनको मुझे लग रहा है कि अपने एपीओ को टिकाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का भी एक चैलेंजेस है ना, क्योंकि वो इतना 2-3-4 सालों से वो काम कर रही है, मगर उसका पिछले कोविड के कारण 3-4 महीनों से ना ही कुछ इस तरह से बिजनेस हो रहा है, और जो हो रहा है वो मार्केट में एकदम कैश में हो रहा है, कम क्रेडिट में मिलता है। तो सभी एपीओ को अभी आगे जाके जो सेल्फ लेवल पर अपने हिसाब से चलने लगी है या चलने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये भी चैलेंजेस आ ही रहे हैं, या 50% आता होगा, कहीं किसी को 100% प्रॉब्लम आता होगा, ग्रांट सपोर्ट होगा तो उनको थोड़ा कम शायद चैलेंजेस होगा, मगर ये चैलेंजेस भी है। और एक लेवल पर देखते तो ऑपरेशन लेवल जो एफपीओ के हैं, है ना, वो चाहे फिर बजटिंग का हो या फिर फाइनेंस लेवल का हो या फिर बिजनेस प्लान बनाना हो या डेली उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने हैं, प्रोक्यूरमेंट का है, फिर आरओसी कंप्लायंस है, तो ये अच्छे तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं। सभी एफपीओ ये नहीं अच्छे तरीके से कर पा रहा है। ये भी एक ऑपरेशन लेवल पर, काफी फील्ड लेवल पर ये चैलेंजेस है। उनमें भी और एक नया चैलेंजेस भी बहुत दिखता है, जो कंपनी के साथ जुड़े शेयर होल्डर से या उनके बीओडी मेंबर से, उनका ओनरशिप लेवल है वो काफी सारा मुझे बहुत कम दिखता है। वो शायद शेयर होल्डर भी हो सकते हैं या बीओडी भी हो सकते हैं, तो कहीं 10% होता है, कहीं 30% होता है, कहीं 20%, मगर 100% या 70+% भी जाना वो एक चैलेंजेस दिख रहा है कि ये ओनरशिप का भी एक बड़ा चैलेंजेस है, जिनमें हम कैसे उनको इस जो ये नया स्कीम है उनके अंदर उनका कैपेसिटी बिल्डिंग या हैंड होल्डिंग सपोर्ट के बारे में कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और चौथी जो मेजर मुझे चैलेंजेस दिखती है वो बिजनेस लेवल की है, क्योंकि मार्केटिंग का इतना मेरे ख्याल से ना ही कोई इतने मार्केट ओरिएंटेड लड़के या कोई स्टाफ इसमें एफपीओ को चला रहे, और ना ही कोई बाहर से उनको इतना अच्छा मार्केटिंग लेवल का या बिजनेस लेवल का उनका ओरिएंटेशन होता है, ना इंफॉर्मेशन होता है। से ही शुरू करते हैं, चलने की शुरुआत करते हैं, तो उन समय में और आफ्टर 2-3 इयर्स भी उनको मार्केट लिटरेसी जो होनी चाहिए वो बढ़ती नहीं है। उनके कारण काफी सारे एफपीओ मेरे ख्याल से बंद हो रहे हैं या बंद होने की सिचुएशन में है, या आगे जाकर जो पीएम का, अपने प्राइम मिनिस्टर का सपना है इस साल जो बोल रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा एफपीओ करेंगे, तो एफपीओ तो बन जाएगी, मगर जो बनेगी उसमें ये सारे मेरे ख्याल से वो चैलेंजेस रहेंगे। और स्पेशली जो मार्केट में जो भी एरिया है उनका कोई, सभी लोग वैल्यू चेन में जा रहे हैं, तो सब लोग सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सीड प्रोडक्शन में सभी जा रहे हैं। कंज्यूमर साइड में जाने की कोशिश करते हैं, तो सभी लोग एक ही या 2 प्रोडक्ट में रिटेल में आते हैं। तो ये भी एक एफपीओ बनाना, और उनके साथ में ये भी चैलेंजेस दिख रहे हैं, वो 1-2-3 लेयर्स में है कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। ठीक है, 10-15 लाख का बिजनेस हो जाता है, मगर वो कंटिन्यू थ्रू दी 5 इयर्स वो सेम लेवल पर ईयर वाइज ईयर ग्रोथ बिजनेस प्लान जो होते हैं और रिस्क प्लान जो होते हैं, उस तरफ से वो सिनेरियो मेरे ख्याल से 100% नहीं आता है। कोई भी एफपीओ में शायद कॉमन चैलेंजेस दिख रही है। और मार्केटिंग का चैलेंजेस तो है ही है ना। वो एफपीओ को जो भी प्रोडक्शन होता है वो फिर रॉ लेवल का हो या सेकंड प्रोसेसिंग किया हो या फर्स्ट लेवल का प्रोसेसिंग हो या फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनका मार्केटिंग भी इतना अच्छे तरीके से हो नहीं रहा है। तो ये मेजर मुझे जो 4-5 फिलहाल जो भी एफपीओ या मैं जो एफपीओ में काम कर रहा हूँ कृषि धन में, तो मुझे मेजर चैलेंजेस दिखते हैं।
और उनके साथ में कुछ मेरी इन वेबिनार के समय साथ में एक एक्सपेक्टेशन भी है कि इनमें से निकल सकते हैं, क्योंकि ये कोरोना के टाइम पर काफी सारा एफपीओ को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ 5 years के लिए कम इंटरेस्ट में या विदाउट इंटरेस्ट में एफपीओ को उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको लोन या रिवॉल्विंग कुछ उनको कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर 3 to 5 years वो एफपीओ जब भी उनका एक स्ट्रेंथिंग बन जाए तो उनको वो वापस कर दे, है ना। वो हो सकता है, मगर वो कैपेसिटी एफपीओ को कितना है उनके अगेंस्ट में वो करना चाहिए। दूसरा एक चीज आता है कि हर एक जगह पर इतना 200, 300, 500, अब 2007-8 में तो करीबन 300, 400, 500 एफपीओ थी, अब तो करीबन 6000 प्लस एफपीओ देश में है मेरे ख्याल से। तो एफपीओ को हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए रिसोर्स सेंटरिंग का कुछ कर सकते हैं, है ना। वो जोन वाइज भी हो सकता है या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो सकता है। जैसे गुजरात में है तो फिर कच्छ के लिए अलग हो सकता है, सौराष्ट्र के लिए फॉर एग्जांपल हो सकता है, मिडिल गुजरात के लिए अलग हो सकता है, साउथ गुजरात के लिए अलग हो सकता है। तो वहां से जो भी एफपीओ इनिशियल स्टेज में या जो 2-3 स्टेज में निकलेगी तो उसको डीपीआर बनाना है, बिजनेस प्लान करना है, उसको ऑपरेशनल लेवल कैसे तैयार करने हैं, तो उनको बेसिक लेवल पर उनको वहां से गाइड मिल जाए। और जो भी प्रोडक्ट बने वो डिस्ट्रिक्ट बेस पर बने तो एरिया की जो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ होगी उनके हिसाब से उसका ब्रांड एस्टेब्लिश होगा और वो शायद स्टेट का ब्रांड बन सकता है और नियर बाय स्टेट को भी वो सप्लाई करने में वो अच्छे तरीके से उभर के आ सकते हैं विदिन 2-3 years में। तो ये इसके लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हमें एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से मिल सकता है। और तीसरी जो बात है, क्रॉप जो भी अपने एरिया में अवेलेबल है उनके लिए सरकार जो सब्सिडियां दे रही हैं उसमें 20% से लेकर 40% तक एफपीओ को या किसानों को अभी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से उसमें 2 तरीके से हो सकता है, या तो उसको हम 40% से बढ़ाकर 70% तक कैसे उनको, क्या उनके लिए कुछ इन स्कीम में प्राविधान कर सकते हैं, क्या वो आगे ले जाना पड़ेगा उनको। और दूसरी जो बात है कि भाई गवर्नमेंट अपने लोकल लेवल पर चलो सब्सिडी नहीं दे पाते तो गवर्नमेंट लोकल ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने हिसाब से एक 10-15 साल का एक एफपीओ के लिए या वहाँ की फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट या वेयर हाउसिंग ऐसा एक बड़ा सा यूनिट 15 साल पर टोकन बेस पर एफपीओ को चलाने के लिए दे दिए। और वहां से ये जो यजेंद्र सर ने जो बताया कि प्लेटफॉर्म है वो लोकल लेवल पर इनाम है या अलग सोर्सेस है जो किसान उनको टेक्निकल लेवल पर उनको कैसे उनको मदद कर सकते हैं, तो ऐसे जो यूनिट खड़े हो जाए और गवर्नमेंट उनके ओनर रहे 10-15 साल के बाद में फिर उनको कंपनियों को आप वो रणनीति बनाई जा सकती है और उनके आगे से एफपीओ भी अच्छे तरीके से चल पाएगा और उस पर बर्डन भी नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से मेरे 4-5 जो चैलेंजेस थे वो बताने का कोशिश किया है और मेजर एक्सपेक्टेशन जो है वो बात करी है कि जिसमें सभी एफपीओ को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो कुछ हद तक लागू होता होगा। थैंक यू जसवंत भाई, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग विद इन द टाइम फ्रेम। और बहुत सुंदर तरीके से आपने सब मतलब नरेट किया है, सभी चैलेंजेस जो कवर हो चुके हैं और एक्सपेक्टेशंस के यहाँ पे फाइनेंस में है तो लो इंटरेस्ट लोन की और मेन तो एक्सेस टू फाइनेंस, मतलब जो हमको जो चाहिए वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कि हर एक एफपीओ की कैपेसिटी अलग है तो कैपेसिटी असेस करके पूरा इंटरवेंशन प्लान डिजाइन हो सकता है। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप जैसे मानते हैं कि हाँ भाई बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, आते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आती है, पर उसको कैसे उसका बेनिफिट लेना है, उसको कैसे एक्सेस करना है, तो वो कैपेसिटी न होने की वजह से, जैसे कि कोई ट्राइबल में है, फिर रूरल एरिया में कोई एफपीओ है तो उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत, टेक्निकल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, डीपीआर बनाना है तो उसके लिए किसी की जरूरत पड़ती है, बिजनेस प्लान बनाना है जरूरत पड़ती है, मार्केट लिंकेजेस के लिए जरूरत पड़ती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा कोई रिसोर्स इंस्टीट्यूशन या फिर एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है।
और सब्सिडीज के बारे में भी आपने बताया, तो थैंक यू जसवंत जी. Thank you. And our next session will be taken by Professor Sukhpal Singh ji. तो ही विल बी स्पीकिंग ऑन जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जो कृषि बाजार से जुड़े सुधार हैं उसके बारे में वो जानकारी देंगे और इस अवसर को एफपीओस कैसे लेवरेज कर सकते हैं या इसमें से क्या लाभ ले सकते हैं, तो उसके बारे में वो अपने इनसाइट्स पर्सपेक्टिव्स बताएंगे. प्रोफेसर सुखपाल जी, थैंक यू कुलदीप. Let me I wanted to share some slides. Is it possible to do that, or Anisha? Yes, sir. Yes, sir. It's screen possible. sharing is Just a disabled? minute. So you can share your screen Yeah. now. Oh, okay. Sure. Yeah. Okay. What I plan to do here. Good morning to all of you who are part of this webinar. I would focus only on, as suggested by the organizers, on the implications in terms of opportunities and challenges of these reforms, which are basically 3 ordinances, one related to ECA, Essential Commodities Act, and 2 related to market channels, including contract farming. So I'll just go one by one and try to finish within 10 minutes because I have only 4 or 5 slides. So can you put it on slide? Okay. Yeah. Sure. Yeah. Okay. Now, when we talk of ECA first, because a very small part of it, I just want to finish it off with first. It relaxes the Essential Commodities Act restrictions on foodstuffs, which are mentioned here by name, yeah, in terms of stocking limits for those who deal in these commodities or products. And these are defined as processors, exporters, and value chain participants. I was looking at the definition of value chain participant. Significantly, it doesn't mention a trader as one of them. Yeah. So we need to really see whether trader is part of it or only others, processors, transporters, distributors can do so. And they are also exempted only up to the installed capacity ceiling. Whatever processing capacity somebody has, up to that limit you can store, or if you have some definite export orders, annually you get certain orders, you can store up to that limit. Government departments which are storing for PDS and TDPDS are also exempted. But importantly, we should not forget that the act still is there. And government can still impose stock limits in case of, as earlier, war, famine, grave natural calamity, and more importantly, extraordinary price rise. Now, this extraordinary price rise is defined now for 2 categories of products, that is horticultural and what they call non-perishable. Here, if the prices of horticulture produce rise up to 100% compared to the previous year or an average of previous 5 years, then stock limits can be imposed on all players. Similarly, if the prices of non-perishables increase by 50% against the last year's average price of 5 years average price, then also it can be imposed. Now, my concern here is the way these things are defined. For example, horticultural is mentioned, and on the other side, non-perishable mentioned. So is horticultural same as perishable or is it different? Are they interchangeable terms? One is not sure. Will potato be perishable or non-perishable? Because potatoes can be cold stored. Are pulses perishable? Simply because they can be stored, are they non-perishable? So these are some of the issues which FPOs and various players will have to face when they actually deal with some of these relaxations or restrictions. Now, FPOs can benefit if they have a warehouse, yeah, if they want to store either owned or rented warehouse, whatever, and they are into processing, storage, packing, transport, and distribution. And ultimately, definition of value chain participant, after mentioning all these 4 or 5 types of players, says very loosely any activity which adds value.
Now, who will determine whether value is being added or not? Yeah, and how much value is being added? So some of these questions are still unattended in the ordinances. I hope they will be taken care of when we convert these into acts through the parliament whenever it happens. Now let me move on to the other two significant ordinances. One of them is about farmer produce, trade and commerce, promotion and facilitation ordinance. Now here there are 2-3 positives for FPOs. One, that FPOs can also now set up e-markets. Yeah, they can run an e-market platform. Earlier they could only set up private wholesale markets, like it has happened in Maharashtra. There are quite a few FPOs there which have set up private wholesale markets, which you can say private APMC. So now FPOs have a new opportunity to set up even e-markets. The problem now is I don't know how many FPOs are capable of running that kind of platform, given their poor capital base and professional resources, as Jaswant was pointing out in so many terms, yeah, so many words. So that is one we can think of sort of benefiting from. The second is that now when you are procuring outside the mandi, there will be no levy of any market fee or cess. Since all these places called trade has been removed from the APMC Act domain at the state level, now any transaction which takes place outside the APMC market yard or sub yard in another trade area, which can be directly buying from farmers or directly buying from some other seller or doing contract farming, that will not be subject to any market fees or cesses. Now FPOs will be able to benefit here because they don't have to now pay any market fee if they are not going through the mandi. Yeah. So to some extent, this provides a level playing field, because many of the FPO stakeholders have been saying that traders do all kinds of evading of taxes and cesses and fees, but FPOs being formal legal entities cannot afford to do that. So now that will be sort of eliminated, that difference in the level playing field. But also we should remember that this will lead to more fierce competition for FPOs at the local level in terms of procurement operations. Because now anybody from anywhere at any time can come and start procuring in your pockets of influence. So FPOs really have to have member loyalty now, like Jaswant was saying, the lack of member ownership. So those issues will become really important, how far members really belong to an FPO and stand by an FPO, rather than being sort of just beneficiaries of FPO operations rather than owners. There is also a good thing that anybody who violates any provisions of this act will be penalized in terms of financial penalties, which range from 25,000 rupees of minimum to 5 lakh of maximum, and rupees 5,000 additional if you continue to violate that particular provision of the act. And for e-trading and e-NAM, it's even higher at 50,000 to 10 lakh and 10,000 rupees additional per day if you continue to violate the provisions of the trade ordinance as of now. So look at the negative of it now. I find many loopholes in these ordinances because they are prepared in a hurry. Everybody knows that. One, which is of big concern for the FPOs, is that when it defines a farmer, it includes FPO in that, which I thought is very, very undesirable and negative thing. An FPO is not a farmer. An FPO is not there to do what farmers have been doing. An FPO is for something else. It should have been on the other side of the table, which is on the market or the trade or the value addition part of the chain, not the producing side. No FPO in India produces anything directly. Mostly they are into pre and post production aggregation. Either they supply inputs and other services, or they procure from farmers, add value, sell, market, or whatever, or trade. So that is a very, I don't know how this has been thought through or not, that FPO has been put as one of the farmer sort of categories in terms of an entity. At the same time, at another place in the same act, unfortunately, FPO is also defined as a trader. So I think this can create a lot of problems for FPOs. It's good thing that for the first time in this country, FPOs are now figuring in policy documents, which was never the case earlier.
But then we need a lot more clarity on this, how FPOs will be, because this can create a lot of problems at the local level when you try to do certain activity. They say, no, 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 you are a farmer, you are not a trader. So all that. And FPOs are also not part of the definition of person on the buying side, where cooperatives are mentioned by name. Even cooperative societies are mentioned by name, but not FPOs, not farmer producer companies. One doesn't understand why. And there is separate payment mechanism which is proposed for FPOs when they have to make payments to farmers. It is stated that the government may come up with a separate payment. Now any other buyer will have to pay immediately to the farmer on the sale of produce, or maximum within 3 days. But immediately it's written that for FPOs, government may devise a separate mechanism. I don't understand why that is needed. Sorry, I think I've just gone too fast. Yeah, 1 second. Yeah. Another 3 to 4 Yeah. minutes. You want me to attend some questions or No, can sir, I at the go on? end. Questions Can will I be- go on? Yes, sir. Yes. Yeah. Okay. So now let us, yeah, I think this is done. Yeah. Let's look at the contract farming, the third ordinance, which is titled as Farmer Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance. Okay. Now, like the Trade and Commerce Ordinance earlier I talked about, here too, the entity of FPO as a farmer is not proper. I simply don't understand how you club FPO as a farmer. It is unfortunate some of the FPO stakeholders may also say, no, 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 we are farmers' bodies after all. But then you are losing the game. If you say that FPO is only a farmer, then you have lost the game already. And there are many FPOs in India, we all know, which are undertaking contract farming directly or indirectly. Either they are facilitating contract farming with their members for other agencies, seed companies and others, or they are directly asking farmers to produce and then on sell that seeds or other products. So the FPOs are very much contracting agencies. So clubbing them with contract farmers is not desirable at all. Yeah. In this act again, person includes cooperative society and even a society which is not supposed to undertake any business activity, and even limited liability partnerships. But FPOs or FPCs are not mentioned in this act also. In direct purchase, which is actually under the earlier APMC domain, it was a separate activity. The APMC used to give separate licenses for direct purchase. But this contract farming ordinance seems to club that also under this, the way it is defined. And more importantly, which is actually is very shocking, that there is an ordinance which tries to, if not regulate, promote and facilitate contract farming, but then it says written agreement not a must. I don't know what is the point of that. You say yes, there is an ordinance or act now on regulating and promoting and facilitating, but you don't need to have a written agreement with the farmer. Then how do you protect the farmer interest? FPO is treated as an aggregator only and can be a party to a contract. This is again unfair. I think FPO should have been treated in their own right as contract farming agencies, which they should do. I personally feel a lot of FPOs have this domain available, which they should use. Now, some general comments before I conclude. The other negative part about the contract farming ordinance is that it makes farm gate procurement mandatory, which is against any norms of contract farming. You cannot say that this will be done by every contracting agency. This has to be agreed between the farmer and the contracting agency, whether it be at the factory gate, collection center, or picked up from farm gate. You can't give this as a mandate. The more important part is that the ordinance comes back to APMCs for discovering contract prices. There cannot be anything more problematic than this. You have been trying to bring this reform saying we want to improve farmer situation by giving a choice to them. Then you go back to the same old APMC which we have been using for so long, saying we will discover contract prices in terms of linking them to APMC prices. Yeah. So I think that is very negative part of this ordinance. This should not have been there. You cannot link contract prices to any other channel prices.
This has to be directly between farmer and the buyer or the contracting agency. It also goes by notified commodities as per the APMC Act. So why this link is one fails to understand. And then it goes back to states again saying you will ensure that contracts are registered and payments are made to the farmers. So you take away this sort of channel from the APMCs and state marketing boards and then come back and say, no, now we have made this law and you have to implement it and you have to make sure that farmers don't suffer. Other than that, the last couple of points I want to make, the contract agreement, the way it is provided in the ordinance. Of course, there is a statement saying that we'll come out with a more detailed thing, but basics of contract farming are missing. That there should be basic minimum in terms of saying how much land, how much produce, what kind of pricing, what kind of delivery and timing, all that which has to be there in any contract without any fail is not even talked about in detail. The contract ordinance is more of facilitation and promotion of trade rather than regulation. In fact, the titles of these, both the ordinances say that we are here to facilitate and promote, not necessarily regulate, which I think is not very good for farmer interest. Yeah, the big evidence of this is that it's more about facilitation, promotion of the traders and processors and exporters rather than protecting farmer interest. Is that the contract farming ordinance mentions ECA amendment or exemption in contract farming ordinance. How can one ordinance bring another ordinance clause in this? Then you have to bring all the other ordinances and acts which be applicable to any contracting agency in processing, distribution, and so on. So one fails to understand why that is cross-referred here. That raises doubts about how far this is going in facilitation, promotion rather than regulation. So when the title of the ordinance is farmer empowerment, one doesn't see much of that in the actual wording of the ordinances. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for giving detailed information about the new amendment in ECA Act and the ordinances on contract farming and market interventions, sir. तो एक बात क्लियर हो जा रही है कि काफी सारे अभी भी I spoke in English. I'm sorry. I should have spoken. Anyway, I'll answer in Hindi. Okay. Sorry. तो अभी भी लगता है कि काफी सारे गैप्स है और उसको रिव्यू करने की जरूरत है इसको and make it wholesome and more facilitative in that sense. तो थैंक यू सुखपाल जी। और अभी मैं अनुरोध करूंगा श्री वी शंकर जी से। श्री वी शंकर जी कहेंगे सेक्टर जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर के परिप्रेक्ष्य में और उनके वर्तमान कार्य जो सी सेफ के साथ है उनका काम, उसके परिप्रेक्ष्य में ये नए दौर में एफपीओ एग्रीकल्चर मार्केट्स और मार्केट प्लेयर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। और दूसरी ये भी चीज जाननी है कि कॉर्पोरेट सेक्टर किस प्रकार से ये रिफॉर्म्स को देख रहा है और उनका क्या इंटरवेंशन रहेगा या फिर क्या एक्सपेक्टेड स्ट्रेटेजी रहेगी मतलब ये नए समय में। तो शंकर जी आप अपना हिंदी में वक्तव्य शुरू करें। थैंक यू। Thank you, Kuldeep ji. A very good morning to all participants. नमस्कार। मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ और hopefully my views will get communicated. सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गुजप्रो और नेफ्को को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एमिनेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स में उन्होंने मुझे शामिल किया और I can express my thoughts and views to this very enlightened and distinguished audience. तो in the time given to me, तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करता हूँ, उसके बाद फार्मर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये जो रिफॉर्म्स आए हैं जो प्रोफेसर सुखपाल जी ने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया है, उससे क्या बेनिफिट होगी और उस बेनिफिट को कैसे एफपीओ या कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, मार्केटियर्स उसको अवेल कर सकते हैं। आगे चल के क्या होना है, जैसे कि उन्होंने कहा अभी ये क्विकली अनाउंस हुआ है, अभी बहुत कुछ होना है। फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा कि मेरे अभी के एंडेवर में सी सेफ में क्या हो रहा है और इसमें उसका अलाइनमेंट क्या है।
I'll try to cover it in the time given to me. तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इन द लास्ट 5 years वेरी वेरी सेटिस्फैक्टरीली जो अराउंड 250 मिलियन टन्स था बढ़ के लास्ट ईयर FY20 में इट इज 291 मिलियन टन्स रिकॉर्ड प्रोडक्शन और ये बॉयंसी से गवर्नमेंट हैज नाउ अनाउंस्ड टारगेट फॉर द करंट ईयर क्लोज टू 300 मिलियन टन्स. इट विल बी अ माइलस्टोन लैंडमार्क फिगर. और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लास्ट 3 महीने से ये कोविड चैलेंज जो हम सफ़र कर रहे हैं, एक सेक्टर जो है विच हैज रियली स्टूड अप इज द एग्रीकल्चर सेक्टर. एक भी दिन रुका नहीं और हम सबको हर एक दिन वी गेट आवर वेजिटेबल्स, वी आर ईटिंग आवर फूड. So I want to salute our farmers. I want to salute everybody in the agriculture sector who are keeping the wheels moving. Of course, government की भी timely support हुई है. And the other important element is that agri has been growing at 3 to 4% agri GDP. और country's GDP जो कि half हो गई थी, now we are talking about almost negative GDP. The beacon of hope is really coming from the agri sector, where we are still talking about 3 to 4% positive growth. So hats off to Indian agriculture sector, which is substantially grown over several decades. अगर ये context है, of course I must quickly add production हमारी इतनी बढ़ गई है. We are the top 2 or 3 countries in the world in many crops, but productivity wise we are quite low in the pecking order. इसका मतलब क्या है? हमारे में बहुत सारी पोटेंशियल अभी है और एग्री जीडीपी जो कि अभी 14-15% है टोटल कंपोनेंट में, ये और बढ़ सकती है. एक्चुअली वी आर बिग एग्री एक्सपोर्टर्स. तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है प्रोडक्शन की, एक्चुअल चैलेंजेस क्या हैं? एक्चुअल चैलेंजेस एंड व्हाट फार्मर्स आर फेसिंग टुडे इज नॉट सो मच ऑन हाउ टू प्रोड्यूस. चैलेंजेस आर कमिंग, एक तो है चैलेंज जो comes from nature or environment, जैसे कि drought, floods, hailstorm या locust attack and all those kind of things. Second is which is man-made, यानी कि जैसे कि regulations. जैसे यदुवेंद्र जी ने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया गवर्नमेंट की थिंकिंग. हमारे जो regulations है, ECA बोले, APMC एक्ट बोले, ये एक जमाने में हुआ था और things have really moved on. And उस टाइप की एक पाबंदी, एक रेगुलेशन डज नॉट हैव दैट टुडे. और इस कॉन्टेक्स्ट जो रिफॉर्म, एग्री रिफॉर्म जो एक्चुअली मैं बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करते रहता हूँ, इन कंपनीज बोलिए, इकोनॉमिस्ट बोलिए, बहुत सारे FPO फेडरेशंस, फार्मर्स, उनके साथ डेली काम करता हूँ. बहुत सारे फिर एग्री मीडिया के लोग, एक्सपर्ट्स. एवरीबडी इज सेइंग दिस movement for agriculture, the long pending reforms have come. Now ये agriculture का क्या प्रॉब्लम है? तो फार्मर्स या समटाइम्स FPOs बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसे कि कैश डिस्काउंट देना पड़ता है. देन प्राइस एक्चुअली इज डिसाइडेड बाय कार्टेल. बहुत कम लोग, इट इज पॉलिटिसाइज्ड आल्सो. पेमेंट की इनएक्यूरेसी होती है, फार्मर को ले जाना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, और जाके उधर क्वालिटी में सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है. और मेनी टाइम्स फार्मर डजंट गेट द MSP जो कि गवर्नमेंट. एंड यू विल बी सरप्राइज जो नेट फार्मर को मिलती है, दैट इज रफली 20-25% लोअर देन व्हाट द फार्मर ऑट टू गेट. सो दिस इज द प्रॉब्लम रियली फेस्ड बाय द फार्मर्स. एंड आयरॉनिकली APMC Act and all these regulations जब उन्होंने actually लागू किया था, it was to actually solve all these problems for the farmer. But actually चल के over time the same problems are faced by the farmers. तो अभी जब APMC Act खुल गई है, यानी कि farmers can deal through FPOs or otherwise either to other parties or even outside the state. Stock limits have been taken off. तो अभी इसमें ये बैरियर फ्री इंटरस्टेट ट्रेड या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या फार्मर्स कैन एंगेज विद प्रोसेसर्स एटसेट्रा एटसेट्रा,
और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी एक मैकेनिज्म उन्होंने बताया है, और ऑल दिस आर ओपनिंग अप, स्टॉक लिमिट्स नहीं होंगे। सो प्राइवेट सेक्टर यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर या मार्केटियर्स या एक्सपोर्टर्स जिनको अश्योर्ड सप्लाई चेन, अश्योर्ड क्वालिटी चाहिए था, जो कि हेजिटेट कर रहे थे कि वी कैन इन्वेस्ट एंड वी कैन बिल्ड वेयर हाउसिंग, वी कैन बिल्ड चेन्स, उनको ये रिलैक्सेशन रियली कम्स इन अ बिग वे। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है फॉर एफपीओस, अपॉर्चुनिटीज क्या है फॉर मार्केटियर्स, अपॉर्चुनिटीज क्या है फॉर ट्रेडर्स, अपॉर्चुनिटीज क्या है फॉर एक्सपोर्टर्स। So they are now going to be enabling transactions with the prospective buyers, वो जहां भी हो सकते हैं, across the state भी हो सकते हैं, और all these people can now invest in warehousing capacity, invest in their extended supply chain, invest in finding out how they will discover the prices. प्रोफेसर ने उसके बारे में बताया था, और it also provides a platform for long-term contracting. A company आज, as per this law, can enter into a contract for up to 5 years, और कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई होगा कि क्वालिटी क्या चाहिए, उसका प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म क्या होगा। फार्मर को भी एक कंफर्ट मिलेगा कि ये प्राइस लेवल, प्राइस बैंड में मुझे मिलेगा। टुडे द प्रॉब्लम इज, कभी कभी टमाटर फार्मर को 1 रुपया मिलता है, 2 रुपया मिलता है, कभी कभी 20 रुपया मिलता है। The same is for potatoes, same is for milk. So you hear about farmers not able to harvest even, or not take it out of the cold storage because of this very fluctuating realization and unstable income. So this can bring in a degree of stability. तो आगे चल के इसमें क्या होना है, आगे चल के बहुत कुछ अभी होने का बाकी है। So first thing is that it is talking about a model agreement. अगर ये model agreement जल्दी आ जाए तो it will give all the companies and the farmers, FPOs, a framework to work against. Secondly, the dispute mechanism, जो उन्होंने कहा कि we will not go through the court procedures which can be lengthy, और इसमें एक conciliation की ये होगी, या finally it will go up to the collector. Now, this process also needs to be streamlined. This process has to be easy. Then they have spoken about very quick payment. आजकल पेमेंट मिलने में भी फार्मर को डिले हो सकता है, he has to pay a lot of cost. ये पेमेंट की फ्लो कैसी होगी, ये पेमेंट की गारंटी कैसी होगी, I think those procedures have to be put in place. Or actually APMCs, all said and done, they've got a price discovery mechanism, they've got all the infrastructure. तो investment वगैरह आना है outside of the APMC, तो उसका भी it will take a little time for people to get confidence, and the rules and the detailed guidelines have to come, and the state governments have to get involved. And here also there is another question, which is जिसने प्रोफेसर ने भी बताया था कि ये अभी एक्ट होना है और इट हैज टू गो थ्रू एन अप्रूवल प्रोसेस। वो हो जाएगा, मगर एग्रीकल्चर टिपिकली हैज बीन अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट्स की रिएक्शन कैसी होगी, स्टेट्स की सपोर्ट कैसी होगी, स्टेट्स कैसे अलाइन होंगे इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज बेनिफिट्स। एंड देयरफॉर the whole question is, अभी हम खरीफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खरीफ लगता है sentiments are very good. खरीफ का जब प्रोड्यूस आएगा, यानी कि let us say by October or so, will everything be streamlined, और ये नई प्रोसीजर से फार्मर की रियलाइजेशन बढ़ेगी? Will the farmer be able to avail of this whole फार्म रिफॉर्म? यही हमारे बीच एक बड़ा प्रश्न है। तो अभी मैं बिफोर आई कंक्लूड, मैं सीसेफ के बारे में बताऊंगा, और अभी मैं रैलीज के बाद जो सीसेफ की इनिशिएटिव कर रहा हूँ, ये टाटा ग्रुप की एक 150 ईयर सेलिब्रेशन की एक नेशन के प्रति एक इनिशिएटिव है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फार्म एक्सीलेंस में, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ सीसेफ में,
हम FPOs के साथ काम कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी रेलेवेंट थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे. और मैं एक एग्जांपल देता हूं जो हम कर रहे हैं पैडी में. हम भंडारा डिस्ट्रिक्ट में असगांव बोल के वो सेट ऑफ विलेजेस हैं, तो असगांव वहाँ कर रहे हैं. एक FPO के साथ पार्टनर कर रहे हैं और वो FPO वैपको फेडरेशन का एक मेंबर है. उस FPO में से हमने कुछ फार्मर चुने हैं एंड वी हैव टेकन एन एकरेज टू ग्रो अ वेरी स्पेशल वैरायटी ऑफ पैडी जो कि लो GI है, यानी कि शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिनके पास है, दे विल लव दैट राइस. तो हमने हमारी ग्रुप कंपनी स्टार बाजार से हमने बात की और स्टार बाजार वांट्स टू रियली गेट दिस राइस ब्रांडेड एंड ऑफर न्यूट्रिशियस राइस टू देयर कंज्यूमर्स. और स्टार बाजार के लिए क्या बेनिफिट होगा, हम इसको ग्रो करेंगे हमारे FPO में, ट्रेसेबिलिटी मिलेगी, उनको ट्रू टू टाइप वैरायटी मिलेगी, बिकॉज वो जब मंडी में जाके खरीदते हैं वो एडमिक्सचर होता है. अगर मैं पैक में लिखूं RNR है, मैं सर्टिफाई करूं ये लो GI है, ट्रू टू टाइप होगा, डिजिटल लिंकेज होगा, और यही बिग बेनिफिट है स्टार बाजार. सेकेंडली FPO को वो हम मिल के नेक्स्ट प्रोसेस इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं. तो मिलिंग में जो बेनिफिट होगा वैल्यू चेन में, यानी कि हस्क ब्रांड जाके राइस ब्रांड ऑयल, वो सब बेनिफिट FPO थ्रू से फार्मर को कैप्चर होगा. और बैक एंड में हम रैलीज के साथ काम कर रहे हैं जहां हम नॉट ओनली क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, प्रोडक्टिविटी, जैसे कि समर में हमने जो किया था 17-18 क्विंटल्स के जगह वी गॉट विद फार्मर्स 22 to 24 quintals per acre. तो there are 3 value chain drivers. एक तो है production में, and second is in processing of byproducts, and third is in branding. And we believe that unlocking the value across these 3 value chains, there is a tremendous benefit. We can pass it back to the farmer. और FPO प्लेटफॉर्म इसलिए यूज कर रहे हैं कि इंडिविजुअल फार्मर ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, और FPO के जरिए हम फाइनेंस लिंकेज दे रहे हैं, जैसे कि नव किसान पार्टनर है, एक इंश्योरेंस स्कीम भी हम लागू कर रहे हैं, और पूरा TCS के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम कर रहे हैं. सो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, डिजिटल इसमें आ रही है. और हम इसमें स्किल बिल्डिंग की भी कर रहे हैं कि जितना भी हम डिप्लॉय किए हैं रिसोर्सेज थ्रू CSAFE, आगे चल के ये FPO के पार्ट हो जाएंगे. तो टाटा ग्रुप के स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम टाटा स्ट्राइव के जरिए हम स्किल बिल्डिंग भी कर रहे हैं. तो एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, और मुझे लगता है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये CSAFE टाइप प्रोजेक्ट्स जो हम एस्टैब्लिश करेंगे आगे चल के, आई विल टेक योर हेल्प यदुवेंद्र जी टू गो ऑल द वे अप टू प्रोफेसर रमेश चंद, और इस मॉडल को हम एडवोकेट करेंगे सो दैट वी कैन रोल आउट अक्रॉस द नेशन. और वैपको जैसे फेडरेशन में 150 FPO है, महा FPC है, और गुजरात में जो फेडरेशन है अभी नाफको है. तो अगर इन फेडरेशन ये मॉडल को रोल आउट करेंगे तो द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ 10,000 FPOs and actually value creating through all these farm reforms will become a reality. जरूर सर. My dream as well. Thank you so much, and I am open to questions later. Thank you. और सर हमारे में से बहुत सारे FPOs आपसे साथ जुड़ना चाहेंगे, आप जो सुंदर काम कर रहे हैं CSAFE में. हेलो, या सो सर ये यहाँ पे एक क्लियरली हाईलाइट हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोर बोयेंट आफ्टर दिस रिफॉर्म्स. के रिफॉर्म्स के बाद वो ज्यादा फोर्थकमिंग होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर करने के लिए फार्मर्स के साथ और FPOs के साथ, और फार्मर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ने का चांसेस है. तो दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे. और आपने काफी अन्य चीजों पे भी बताया है, काफी सारे थॉट्स अपने शेयर किए हैं. डिस्कवरी का एक आई थिंक एक कंसर्न रहेगा कि काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स है कि APMCs वीक हो जाएगा या डाइल्यूट हो जाएगा. तो अभी भी प्राइस डिस्कवरी तो जनरली APMC से ही होता है मोस्टली सब जगह. तो वो कैसे फ्यूचर में टर्न आउट होगा उसके बारे में, तो वो एक प्रश्न रहता है. एंड नाउ I would request Dr. CM Patel to inform और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उनको जानकारी दे कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम्स गुजरात के संदर्भ में
कौन सी है जिसमें एफपीओज एंगेज हो सकते हैं, और डिपार्टमेंट कैसे रीच आउट करेगा एफपीओज को, या फिर एफपीओज को कैसे जुड़ना है। थैंक यू डॉक्टर सीएम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जो मॉर्निंग से बात हो रही है, एफपीओ को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स ले रही है, कुछ रिफॉर्म भी किए हुए हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस है वो उनको सपोर्ट भी दे रही है। तो कुछ क्वेश्चंस आए थे कि भाई फाइनेंशियल इश्यूज है, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ओवरहेड्स के इश्यूज है, ऑपरेशनल इश्यू है और बिजनेस लेवल के कुछ इश्यूज है, लोन रिवॉल्विंग के कुछ इश्यूज है। तो ये इश्यू चैलेंजेस है एफपीओ के लिए। अब एफपीओ की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, अगर वो समझेंगे तो काफी सारे जो इश्यूज है हम रिजॉल्व कर पाएंगे। तो उसकी स्ट्रेंथ हम मानते हैं कि क्रॉप क्लस्टर्स। अगर एफपीओ के पास क्रॉप क्लस्टर्स नहीं है और जो प्रोडक्शन है उस पर कमांड नहीं है, तो एफपीओ आगे जाके ये बिजनेस करने में कुछ ना कुछ दिक्कतें उसको जरूर आएगी। दूसरी एक चीज है लीडरशिप। तो क्रॉप क्लस्टर्स भी है, प्रोडक्शन भी है, पर ये प्रोडक्शन हमारी एफपीओ से रूट नहीं हो रहा है, तो भी एफपीओ का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि काफी सारी एक्टिविटीज उसमें जुड़ी है, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग। सभी एक्टिविटी एफपीओ इनिशियली ना भी कर सके, जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़े ऑल एक्टिविटी वो कर सके। तो शुरू में जो काम करना है कि भाई कोई कंपनी है, अभी एक बताया एक मॉडल है कि हम राइस कल्टीवेट करवा रहे हैं और उसका मार्केटिंग स्टार बाजार से कर रहे हैं। तो एफपीओ अगर स्ट्रांग है तो कंपनी को फार्मर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो एफपीओ को टर्मिनेट करेगी कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ये हमारी क्वालिटी पैरामीटर्स है और ये हमारे इनपुट्स है। फार्मर्स से एफपीओ का लिंकेज है, एफपीओ प्रोडक्शन करके कंपनी को दे देगी। इट्स अ वेरी इनिशिएटिव मॉडल है, पर वहां से हम चालू कर सकते हैं। तो जो इश्यूज आए हुए हैं एफपीओ के, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का क्या रोल रहा है, और ये आज ये हम जंक्शन पे पहुंच गए हैं कि हम ई मार्केटिंग हम अलाउ कर रहे हैं एफपीओ को। तो ई मार्केटिंग और मार्केटिंग में एफपीओ कैसे उसको हम हैंड होल्डिंग करें। तो फर्स्ट थिंग हमने बताया कि क्रॉप क्लस्टर्स है, और क्रॉप क्लस्टर की दो मायने रखते हैं। एक है हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका मार्केटिंग करना है, उसको वैल्यू एडिशन में ले जाना है। दूसरी चीज है डिमांड ड्रिवन। किसी की डिमांड है, हम चैलेंज उठा रहे हैं, किसी ने बताया हमें कि मुझे ये XYZ कमोडिटी XYZ क्वालिटी के साथ चाहिए, एफपीओ ने चैलेंज लिया, प्रोडक्शन किया और दे दिया। इट इज अनदर मॉडल, और वो मॉडल में इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना रिस्क भी नहीं है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर से तो डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं और उसका हम वैल्यू एडेड बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये सब के लिए मैं समझता हूँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 2005 में जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च हुआ, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने अपना हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, उससे काफी सारे फ्रूट्स के क्लस्टर्स बने हुए हैं। जैसे कच्छ में डेट पाम के क्लस्टर्स है, पोमोग्रेनेट के क्लस्टर्स है, मैंगो के क्लस्टर्स है, तो काफी सारे क्लस्टर्स बने हुए हैं। बनाना के बहुत अच्छे क्लस्टर्स है, उसका प्रोडक्शन भी बहुत हुआ है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म करके जो टिश्यू कल्चर में गए हैं, तो प्रोडक्टिविटी काफी अप टू 60 मेट्रिक टन पर हेक्टर तक पहुंची है। तो ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन क्लस्टर बेस है। तो आज किसी को भी बिजनेस करना है, एक साथ पूरी क्वांटिटी उनसे मिल जाएगी। हम प्रोसेस पोटैटो की बात करें या ओनियन की बात करें, सभी डेवलपमेंट है। तो ये अब बेनिफिट लेने का वक्त आ गया है कि हमारे पास प्रोडक्शन एक है और उसका हम कैसे मार्केटिंग में जा सके। तो दो अप्रोच है, उसमें से कोई भी अप्रोच डिपेंड ऑन हमारी जो फिजिबिलिटी है वो करेंगे, या प्रोडक्शन बेस है या डिमांड बेस है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि मैं बहुत तरफ से मेरा जो है इनिशिएटिव ये बता रहा हूँ कि एक बताया रिवॉल्विंग फंड। तो हमने पिछले साल एक स्कीम निकाली है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने कि जो एफपीओ और कोऑपरेटिव्स है उनको अगर बिजनेस के लिए रिवॉल्विंग फंड की जरूरत है, तालुका लेवल का है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का है या फेडरेशन लेवल का है, तो 3 लाख से लेकर 30 लाख तक अलग अलग पैचेस में हम उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से रिवॉल्विंग फंड दे सकते हैं उनके बिजनेस के लिए फॉर 5 years विथ 0% इंटरेस्ट। तो एक बड़ा एक बेनिफिट होगा। दूसरा, फार्मिंग के लिए पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर जो है, एग्रीकल्चर से डाइवर्सिफिकेशन करके हॉर्टिकल्चर करना है, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है।
तो 40 to 45% या कुछ ट्राइबल एरिया में हम अप टू 60% प्रोडक्शन में भी असिस्टेंस दे रहे हैं कि उसके क्लस्टर्स बने और मोर और मोर फार्मर्स हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट हो और उसको मार्केटिंग तक लिया जाए। मेन जो बेनिफिट हम अभी दे रहे हैं, जो एक साल से हमने पिछले साल से चालू किया है कि हॉर्टिकल्चर मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी सारे असिस्टेंस दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट में एडिशनल टॉप अप असिस्टेंस देने का प्राविधान किया है और उसमें अप टू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35% ऑन एन एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से, मानो कलेक्शन सेंटर्स है, पैकिंग हाउस है, कोल्ड स्टोरेजेस है, प्री कूलिंग यूनिट है, रिफर वैन है, रिटेल आउटलेट है, मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट है, अपनी मंडी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 35 to 40% असिस्टेंस देने के लिए प्राविधान रखा था। स्टेट गवर्नमेंट में एडिशनल 35% फॉर पर्टिकुलरली एफपीओ टू प्रमोट द बिजनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ एफपीओ ऐड किया है। आज एफपीओ को 60% to 70% तक ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम असिस्टेंस दे सकते हैं। तो जो एफपीओ उसमें इन्वॉल्व हो, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं और उनके जो पार्टनर है, जो आज के बिजनेसमैन है, जिसको ये प्रोडक्ट की XY क्वालिटी की जरूरत है, उनके साथ शेयरिंग में भी वो काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट 70% देता है, 10% एफपीओ इन्वेस्ट करेगा, 20% उसका चैनल पार्टनर भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। और एक चीज उसमें का डिमांड किया गया था कि भाई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाए और एफपीओ को रनिंग के लिए दे। तो तमिलनाडु में ऐसा मॉडल डेवलप किया है, तकरीबन 67 ऐसे इस प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर खड़े किए गए हैं और एफपीओ को दे रहे हैं। इस साल स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्टेट में 5 ऐसे सेंटर्स जो ऑन एन एवरेज उसकी कॉस्ट 5 करोड़ तक जाती है, वो एस्टेब्लिश करने के लिए बजट में प्रोविजन रखा हुआ है और वो एफपीओ चलाएंगे। तो फॉर दैट एफपीओ को कलेक्शन सेंटर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग खुद की वो बनानी पड़ेगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो गए, वो एफपीओ को हैंडओवर किया जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव रहा है और बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और क्या कैसे डेवलप होता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। आपने अच्छी तरह से जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहा है या फिर अभी जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में आपने बताया, और इसकी माहिती मैं मानता हूं कि बहुत सारे ज़्यादातर एफपीओस को नहीं पता होगा, पर अभी पता है। तो यू कैन श्योरली कॉन्टेक्ट द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। और ये क्लस्टर डेवलपमेंट का जो पूरा आइडिया है वो भी बहुत अच्छा है, और वो अप्रोच से जाए तो ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है कलेक्टिवली वो एरिया में जितने भी एफपीओस हैं। तो अभी मैं मिस्टर रिजवान से बात करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना वक्तव्य बताए कि एफपीओस का इकोसिस्टम स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार से देखता है, उसको ग्रोथ का कैसे देखता है, और थोड़ी एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में भी अगर वो बता सकते हैं। थैंक यू रिजवान भाई। नमस्कार। हेलो। या वी कैन हियर यू रिजवान भाई। ओके थैंक यू। तो नमस्कार, हम सुखपाल सिंह साहब और सीएम पटेल साहब और वी शंकर साहब और युजवेंद्र सिंह साहब वगैरह की बात सुनी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ फार्मर्स है, एफपीओ की जरूरियात है, वो ये है कि हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्सेज नहीं है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन सिस्टम, और यूनिफॉर्म प्रोडक्टिविटी नहीं है। कहीं पे हमारे यहाँ 500 केजी प्रोडक्टिविटी है और कहीं पे 2 टन प्रोडक्टिविटी है। तो ये डिफरेंसेस है जिसके लिए भी हमें एफपीओज की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंस जो आज का सब्जेक्ट है कि यूनिफॉर्म रेट्स नहीं है। हर एक जगह पे फार्मर्स को यूनिफॉर्म रेट नहीं मिल रहे, अच्छे रेट नहीं मिल रहे, जिसके हिसाब से मार्केटिंग रिफॉर्म्स की आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए मुझे ये बताना है कि एफपीओज, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहां तक, एफपीओज कुछ लिमिटेड और आइसोलेशन वे में काम करते हैं। मैं मानता हूं कि फार्मर्स के साथ जुड़े रहने के लिए एफपीओज को बैकवर्ड लिंकेजेस में भी काम करना चाहिए, जहां पे वो एग्रीकल्चर इनपुट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फार्मर्स के लिए मैनेज करे, एग्रीकल्चर क्रेडिट मैनेज कर सके, जिस तरह से शंकर साहब ने बताया कि वो सीसेफ से एग्रीकल्चर क्रेडिट फार्मर्स को, एफपीओज को दिलवा रहे हैं। और साथ में उनको जो भी फर्टिलाइजर्स है, सीड्स है, इम्प्रूव जो है
वो उनको या तो फिर मैकेनाइजेशन है एग्रो सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू के जो न्यू मशीनरीज है उसका उपयोग किस तरह से वो फार्मर्स अपने खेत में कर सकते हैं, तो उसके लिए पूरी सुविधा मुहैया करवाएं। और दूसरी चीज है कि एफपीओ ऐसी चीज में भी इन्वॉल्व रहे, प्रोडक्शन सिस्टम्स में इन्वॉल्व रहे, ताकि फार्मर्स की जो अपने स्टेक होल्डर्स है, जो अपने भागीदार है, उनकी उत्पादकता एक इम्प्रूव कर सके और अपनी उत्पादकता अच्छी तरह से बढ़ा सके और रिसोर्स का जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। उसके लिए एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस जो है उसके लिए भी एफपीओज को ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो ही फार्मर की जो आय है, इनकम है, वो बढ़ाई जा सकती है। और उसके लिए जो कंसल्टेंसीज वगैरह है वो इंडिविजुअल फार्मर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर एफपीओज है और उनके मेंबर्स हैं तो एफपीओ सारे मेंबर्स के बिहाफ पे कंसल्टेंसीज अगर मुहैया करा सके तो फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा जो चीज है फॉरवर्ड लिंकेजेस, कि जहाँ पे ज्यादातर एफपीओज बैकवर्ड लिंकेजेस में अच्छा तरह से काम करते हैं, एग्रो इनपुट डीलर्स वगैरह का, और अच्छा खासा उसमें उनका टर्नओवर भी होता है, लेकिन फॉरवर्ड लिंकेजेस में बहुत सारे एफपीओज अभी तक इतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। कुछ छोटी मोटी घटनाएं हैं कि वहां पे वो इनिशिएट की है, जैसे गुजप्रो ने सात्विक ग्राहक बाजार इनिशिएट किया है, लेकिन उनको भी अभी खुद की ब्रांड की एक दिक्कत है या सप्लाई चेन की दिक्कत है, तो उसी लिए भी उनको ये चीजें सोचनी पड़ेगी। और जिस तरह से ये मार्केटिंग रिफॉर्म्स है, सुखपाल सिंह साहब ने डिटेल्स में बताया कि किस तरह से पॉजिटिवली ये रिफॉर्म्स है उसको देखना चाहिए और किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। और सीएम पटेल साहब ने जो क्लस्टर्स की बात की उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे सारे एफपीओज है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग एरियाज में काम करते हैं, और गुजप्रो उसको लीड लेके एक फेडरेशन के तौर पे जिस तरह से पूरे स्टेट लेवल पे काम करता है, तो पूरी जो हमारी इकोसिस्टम है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस की, गुजरात की या पूरे देश की देखे तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग प्रोडक्शंस क्लस्टर्स हैं। जिस तरह से मूंगफली का क्लस्टर्स है हमारा सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में, सीड स्पाइसेस का क्लस्टर्स है नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र के जामनगर, देवभूमि, द्वारका वगैरह में। तो उस तरह के क्लस्टर हम एफपीओ में आइडेंटिफाई करें, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें और एग्रीगेशन के लिए हम काम करें। जिस तरह से अभी एपीएमसी एक्ट को काफी सारी जो लिमिटेशंस थी मार्केट सेस और लेवीज और मार्केट एरिया की डेफिनेशंस की, वो सब अब रिमूव हो चुकी है। तो ये है कि एफपीओज के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है कि वो एग्रीगेटर्स के तौर पे काम कर, काफी सारी कंपनीज है जैसे आईटीसी है, उसको आशीर्वाद और दूसरी ब्रांड्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स है, टाटा कंज्यूमर ब्रांड्स की टाटा संपन्न ब्रांड्स है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट से एग्रीगेट्स करते हैं या कहीं ना कहीं ट्रेडर से एग्रीगेट्स करते हैं या तो फिर अपना स्टाफ डिप्लॉय करके मार्केट से एग्रीगेट कर रहे हैं। तो ये एफपीओज के लिए अपॉर्चुनिटीज है कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोज कंपनीज वो खुद आगे आए, उनके साथ टाई अप करें और जो अपने क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं उस हिसाब से जो कंपनीज हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम प्रोडक्शन सिस्टम्स को अडॉप्ट करें और जो प्रोडक्शन आता है वो कंपनीज को हम सप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये शंकर साहब ने बताई कि स्टार इंडिया बाजार से जो लो जीआई लेवल का राइस का जो पैकेजिंग और मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया, तो आजकल ये देखा जा रहा है कि डीमार्ट है, रिलायंस रिटेल है या टाटा स्टार इंडिया बाजार से वो सारी कमोडिटीज ऑलमोस्ट अपनी ब्रांडिंग में ले जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज है कि हम उनके साथ टाई अप करें, अपने क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करें, खुद ही पैकेजिंग यूनिट्स डालें। तो क्या हो सकता है कि जो कंपनीज हैं उनको इन्वेंट्रीज भी ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, वो हमारे पार्टनर्स हो जाएंगे। तो ऑन बिहाफ ऑफ वो कंपनीज हम पैक कर सकते हैं। तो पैकिंग करने के लिए जो मशीनरीज वगैरह की जरूरियात है या क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग यूनिट्स की जरूरियात है, तो वो सब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से जो गुजरात एग्रो बिजनेस पॉलिसीज है उसके अंदर काफी सारी कैपिटल सब्सिडीज भी अवेलेबल है और जो बैंक इंटरेस्ट हम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट सबवेंशंस भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से उपलब्ध है। और ये चीज एक जोड़ना चाहूंगा कि अब अमूल ने ऐलान किया है कि वो अमूल जो कंज्यूमर बिजनेस है खास करके व्हीट आटा में एंटर करेगा, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज है कि अमूल इतने 36 लाख फार्मर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अपने मिल्क की एक अपनी खुद की मोनोपोली सिस्टम्स है, वो अब व्हीट आटा में आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो नेक्स्ट कुछ और कमोडिटीज में भी आ सकता है। तो ये एफपीओज के लिए खास करके गुजप्रोज और जो बड़े एफपीओज है उसके लिए पॉसिबिलिटीज भी है और एक पोटेंशियल्स भी है कि वो अमूल के साथ जुड़े कि ताकि अमूल की मार्केट जो सप्लाई चेन्स है, मार्केट चेन्स है,
उसका हम उसको एक्सप्लोर कर सके और ऑन बिहाफ ऑफ अमूल जो कमोडिटीज है उसको एग्रीगेट करके हम पैकिंग करके अमूल को सप्लाई कर सके। और दूसरी ये चीज मैं जोड़ना चाहूंगा ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, क्योंकि आजकल जो कोविड-19 का जो अभी पेंडेमिक्स है तो उसमें काफी सारे जो भी लोग हैं उनको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशंस है इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए, उनको अच्छा फूड्स चाहिए, अच्छे फ्रूट्स चाहिए, अच्छे वेजिटेबल्स चाहिए, अच्छे पल्सेस चाहिए, अच्छे स्पाइसेस चाहिए। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो एफपीओज है वो अपने स्टेक होल्डर्स के थ्रू ऑर्गेनिक अगर एडॉप्ट करवाना चाहे तो एक अच्छा मार्केट मिल सकता है और अच्छी इनकम भी फार्मर्स के लिए हो सकती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो मूंग है तो मूंग नॉर्मली मार्केट्स में 100 से 120 रुपए किलो ब्रांडेड मूंग 1 किलो की प्राइस मार्केट में या कोई भी रिटेल स्टोर में 120 रुपए किलो है। वही मूंग अगर ऑर्गेनिक के ब्रांड से अगर बिकता है तो उसकी कीमत 200 रुपए, तो ऑलमोस्ट डबल। सारी कमोडिटीज में कॉमन थिंग्स है। तो ये चीज है कि हमको ये भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम किस तरह से जो मार्केट डायनामिक्स है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग की जो डिमांड है उसको किस तरह से फुलफिल कर सके और हमारे फार्मर्स की किस तरह से इनकम बढ़ाई जा सके। और ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए भी हमारे यहाँ से पूरी सुविधा उपलब्ध है। गुजरात ऑर्गेनिक जो पॉलिसीज है उसमें ब्रांडिंग के लिए भी हमारी तरफ से सब्सिडीज उपलब्ध है एफपीओज के लिए, और अगर उसको मार्केटिंग करना है उसके लिए छोटी सी मशीनरीज डालनी है पैकिंग के लिए, सॉर्टिंग ग्रेडिंग्स के लिए, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से उपलब्ध है। और जो मैंने एग्रीगेशंस की बात की तो उसके लिए बड़े वेयरहाउसेस वगैरह चाहिए, तो उसके लिए वेयरहाउसेस के लिए भी हमने एपीएमसीज में इस साल 50 करोड़ रुपए की स्कीम्स है और एफपीओ खुद भी जो आत्मनिर्भर पैकेज आया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसके लिए अंडर भी वेयरहाउस क्रिएट कर सके उस तरह से हमने प्रपोजल्स की है। और दूसरा फार्मर्स के लेवल पे जो उनके एग्रीगेशंस है कि जो फार्मर्स खुद मतलब तुरंत डिस्ट्रेस सेल ना करे और एफपीओज का अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना माल सप्लाई करे, उसके लिए छोटे से गोडाउन्स की अगर फार्मर्स को रिक्वायरमेंट है तो इस साल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने 350 करोड़ रुपए की स्कीम्स डिक्लेयर की है, जिसमें 1 लाख फार्मर्स को छोटे गोडाउन के लिए 30 से 35 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। और दूसरा इसी के तहत मार्केट सप्लाई चेन से जुड़े रहने के लिए जो मीडियम साइज गुड्स कैरेज व्हीकल्स है जैसे छोटा हाथीज है या दोस्त है, तो ऐसे व्हीकल्स को परचेज करने के लिए भी फार्मर्स को 50,000 से 75,000 रुपए की सब्सिडीज के लिए भी इस साल 50 करोड़ रुपए की स्कीम्स हमने डिक्लेयर की है। तो ये कुछ स्कीम्स है, कुछ एग्जांपल्स है जिसको एफपीओज को एक्सप्लोर करना चाहिए। और 2 एग्जांपल्स देके मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ कि हम अगर देखें कि एयरपोर्ट्स पे अगर हम जाते हैं तो एक बटर मिल्क 150 रुपए में छाछ का ग्लास मिलता है, एक ग्रीन टी हमको 200 रुपए में मिलती है, पाव भाजी लेनी हो तो हमको 300 रुपए में मिलती है। तो ये जो एयरपोर्ट का जो एरिया है तो क्या हम एफपीओ के बिहाव या एफपीओ खुद वहां पे अपना स्टोर डाले और एज अ फार्मर्स ब्रांड अपना मार्केटिंग करे तो एक अच्छी तरह से एक मार्केट एग्जांपल भी हो सकता है, एक मॉडल भी हो सकता है। और एक दूसरी चीज के हम डोमिनोज में अगर पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो डोमिनोज हमको 30 मिनट में पिज्जा पहुंचा देता है और यही डोमिनोज चलती ट्रेन में भी पिज्जा पहुंचाता है। तो क्या हम इंडियन रेलवेज के साथ में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में ऐसा भी टाइप कर सकते हैं कि एफपीओज जो प्रोडक्ट है ग्रोसरीज के जैसे पल्सीज है, स्पाइसेस के जो 500 ग्राम या छोटे पैकेजिंग में, तो हम जिस तरह से फ्लाइट में ट्रॉली में सारा सामान एयर होस्टेस की तरफ से बिकता है उस तरह से एफपीओ भी कुछ इनिशिएट कर सके, एक मॉडल क्रिएट करे कि रेल में अपने रैक लगा के या अपने ट्रॉलीज के थ्रू अपना प्रोडक्शन वो बेच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रिजवान भाई, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए कि एफपीओज को मार्केटिंग फ्रंट पे कैसे काम करना है और आपने काफी सारी अच्छी स्ट्रेटजीज भी बताई है कि किस प्रकार से काम किया जा सकता है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कुछ स्कीम्स के बारे में भी बताया है। और साथ साथ में एक सुझाव भी मैं देना चाहूँगा कि गुजरात के संदर्भ में एक एफपीओ सेल क्रिएट करना हमको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जो फोकस्ड वे में एफपीओस के ग्रोथ के लिए उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड हो तो वो दिशा में काम करे। और हमारा तो ये मानना है कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिएट होना चाहिए, तो आपको काफ़ी एक इम्पैक्ट दिखेगा पूरे ये स्पेस के अंदर। थैंक यू रिजवान भाई। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर रमन्ना जी से कि सर आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है
ये फील्ड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और बहुत ही रेप्यूटेड संस्थाओं के साथ काम किया है जो पायनियर्स है ये फील्ड में। और अभी मैं मानता हूं कि जो समुन्नति एग्रीकल्चर फाइनेंस इंटरमीडियरीज है और जो समुन्नति एग्रो सर्विसेज है, pioneers right now in actually the FPO ecosystem, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है जो मतलब उनको फाइनेंस नीड भी प्रोवाइड करते हैं, और जो एक गैप रहा है मार्केटिंग का, तो वो भी एक गैप फिलिंग अभी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं समुन्नति एग्रो सर्विसेज। तो आप अपना वक्तव्य बताएं कि आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर अभी, और फाइनेंसिंग नीड्स कैसे फुलफिल हो सकती है। Yeah, thank you. I think good afternoon, everybody, panelists, fellow panelists, and the other members who are attending this. मैं I think इसको दो तरीके से, मैंने दो टू पार्ट्स में मैं इसका एड्रेस करना चाहता हूँ। पहले वाला तो है in terms of generally what we need to do about the make FPOs ready for getting financed by the mainstream finance। तो उसके लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि I'll also probably put some English words। अभी जितना भी पैसे दे जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कोविड के हिसाब से भी बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये कब खर्च कर लेंगे फिर आगे जाके उसका क्या करेंगे। तो माय वे ऑफ लुकिंग एट इस फंड्स को एक कैटेगरी जो अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए, और दूसरा पार्ट जो है आई थिंक वी नीड टू फिगर आउट हाउ डू वी मेक दिस इनटू सम काइंड ऑफ ए गारंटी फंड्स एंड रिस्क फंड्स। क्योंकि अभी तक एफपीओ का जो खुद का जो ताकत है वो उतना नहीं है कि मेन स्ट्रीम फाइनेंस पीपल उनको फाइनेंस करे। तो अभी बैंक्स या एनबीएफसीज या ऑर्गेनाइजेशंस उसमें उसको पैसा देना है तो वो लोग उनका बैलेंस शीट देखते हैं, कितना साल का है उनका, कितना पैसा उनका इक्विटी है और उनके पास कुछ असेट्स है क्या, ये सब देख रहे हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए समुन्नति तो ये देख लिया कि हम फाइनेंस कंपनी नहीं है, अगर हमारा पैसे कोई भी एफपीओ को दिया वापस आना है तो हमको सॉल्यूशंस, उनका जितना भी प्रॉब्लम्स है उसका प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशंस एड्रेस करते हुए पैसे देना होगा। तो हमने सोचा कि इनके पास है क्या एफपीओ का, जो हम दो कोलेटरल्स को मानते हैं। एक तो सोशल कैपिटल, मतलब जो एफपीओ है लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास प्रोडक्शन है और उनको क्वालिटी प्रोड्यूस करके फिर मार्केट करने का ताकत है, उनको पैसे देने के लिए हम सोशल कैपिटल जो मानते हैं उसके हिसाब से विदाउट कोलेटरल हम पैसे देते हैं। दूसरा, उनके पास अच्छा क्वांटिटी में प्रोड्यूस है, वो बाहर देने के लिए बायर रेडी है और बायर अच्छा पार्टी है, तो उसके हिसाब से हम उसको ट्रेड फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये दो तरीका हुआ कि अगर एफपीओ 1 साल का भी हो, उसका बैलेंस शीट भी ना हो या कोई पैसे उसको गारंटी देने के लिए कुछ भी ना हो, तो समुन्नति ये दोनों हिसाब से उसको पैसे देंगे, और उसको मार्केट भी चाहिए तो उसको पैसे वापस मिलने के लिए वो भी करेंगे, और उसके अलावा उसका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी करेंगे। ये अपना अप्रोच ये रहा, एग्रीगेशन करो, मार्केट लिंकेज करो और एडवाइस भी करो और उसके साथ पैसा भी दो, सो दैट वो आगे जाके फाइनेंस का यूटिलाइज करें और आगे बढ़े। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत पहले से एग्रीकल्चर, आई थिंक सुखपाल जी ने कहा एग्रीकल्चर फार्मर को और फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को एक ही तरह क्यों कहा, वो भी एक फार्मर है। जब तक इन स्पिरिट उसको समझेंगे तो उसका मतलब ये है जिस कंसेशन से फार्मर को आजकल अप्रोच कर रहे हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स को, जैसे ही हम आपको एफपीओस को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन इसमें सिस्टम के लिए हमारा क्या रिफॉर्म्स या क्या चेंज, किस तरह से हम इसको देखेंगे, तो मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस नहीं है, फाइनेंशियल ऑर्केस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अब तक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फार्मिंग को हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ क्रेडिट। क्योंकि अगर कोई क्रॉप फेल हुआ तो ज्यादा क्रेडिट दो, सॉल्यूशन वो नहीं है। सॉल्यूशन उनको अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है, जैसे इंश्योरेंस है या रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म का फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, वो जब देंगे तभी फार्मर भी आगे बढ़ेगा, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी आगे बढ़ेगा। आई थिंक जब इन स्पिरिट इफ यू से फार्मर और एफपीओ दोनों एक ही है
उसका मतलब भी है कि जितना बेनिफिट्स आप उस फार्मर्स को दे रहे हैं, ये एक उनका संगठन है और एक एफपीओ है, उसका वही बेनिफिट एफपीओ को भी मिलना चाहिए। तो मतलब क्या है, नंबर वन, जितना भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स है, जैसे इन द सिमिलर लाइन्स एन एफपीओ शुड गेट बेनिफिट ऑफ एनी मार्केट रिस्क, प्राइस रिस्क और वेदर रिस्क और प्रॉफिट रिस्क भी। अगर कॉर्पोरेट हो तो आपको प्रॉफिट को इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन एफपीओ नहीं कर सकता है। तो हाउ डू यू मेक दिस financial products make available to the same FPOs? वो एक प्रॉब्लम है कि हम क्रेडिट एक this only one of many solutions a financial world can provide you, and so we are stuck with credit क्योंकि either you postpone it or you cancel it or you माफ कर दो, but there are many products that is required for a farm system today. So what I call it is the financial orchestration. इसका मतलब ये भी है कि अगर we have to give funds to both agriculture system, it's farmers and FPOs at a cheaper credit. How do you do that? So this financial orchestration का मतलब ये होता है, कोई, because it's a state subject as many people told, there are subsidies that are available from the state government. There are many subsidies that are available by the, which are given by the central government. उस सब्सिडीज या बेनिफिट्स को लेते हुए जो ब्रिज फाइनेंस जो है वो मेन स्ट्रीम फाइनेंस को देना होगा. देन द सिस्टम इज कंप्लीट बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग इन सम मार्जिन मनी, यू हैव टू ब्रिंग इन योर ओन इन्वेस्टमेंट, जो अभी एफपीओस वो स्थिति में नहीं है. तो उनको वो ब्रिज फाइनेंस, पहले फाइनेंस कुछ मिल जाएगा तो दे विल लिवरेज दैट मनी टू मेक इट मोर benefit that are available in the schemes that can be taken from the central government. Either it is for a pre-processing plant or any for a any micro enterprise which they want to start packing, mini processing, everything that can be done, but you need a initial financing. जब वो mainstream finance आपको दे सकता है, provided certain conditions will have to work in the environment or in the total financial world. The first one is सब मिलके जितना भी promoting organizations है, जो उनका administration जो भी है, सब मिलके FPO को एक asset class बनाना होगा. Asset class मतलब जब SAG groups का जो शुरू हुआ था इंडिया में, तब कोई फाइनेंस देने के लिए तैयार नहीं था. तो बेसिक्स वाज द फर्स्ट पीपल टू गिव मनी, saying that these people are good groups and they can pay the money back, and it was proved. So the mainstream finance people or the banks and NBFCs came forward and whole microfinance started, and then it became a big sector by itself. Today it contributes quite a bit to not only to micro enterprises but also for the improvement at the making an impact at the ground level. Similarly, Samunnati now started saying that okay, you have the social capital, here is the money, do whatever you have to do in the agriculture. Do the aggregation, we will provide you with a trading platform, and then we'll also give you advice in case if you require any help on the quality, etc. So this holistic approach is something we have to do, make this FPO as an asset class, जिनके लिए banks एक दिन लाइन में लगना चाहिए कि हमसे पैसा ले लो. So to make that happen, we have to use all kinds of money that is available to the sector, make a orchestra. Orchestrated funds मतलब there is a subsidy, there is a cheap loan, there is also bridge loan from the mainstream finance. तब जाके ये पूरा orchestration complete होगा, तब जाके आपका धुन बजेगा. Till you don't do that, APCs will continue to be seen as a very weak link of the aggregated form of a farmers, which may not be the right way to do. But to do this, FPOs, some of the FPOs, especially FPCs, if you are looking at, they have a पैदाइशी से उनका प्रॉब्लम है कि इक्विटी का. Somebody has to mute. Anisha, you have to mute somebody. Hello. Yes, I'm mute. Yeah, I'm muted. So please carry on. Sure.
What I'm saying is the FPCs, they had a problem of equity which is very low. So we have to figure out a financial solution to get a subordinated debt or something, so that banks or the mainstream financial institutes start looking it as an equity which they can leverage to get a higher loans from the market. So these are the certain. Then at the same time, the what Supalji also said, that contract farming is something. If there is a proper contract farming that is done, then financial institution will come forward, because the aggregator happens to be either a retail chain or a big exporter or a bigger company who will give guarantee saying that once the farmer gives me the produce, I will pay the money. So that's the kind of guarantees that we have to do. So this kind of orchestration is the only solution. Otherwise, we are all working in a different platforms. Like Patel sir said, that there is a subsidy element available for many forms to the FPOs. This is my general view in terms of how do you make an orchestration of finance work for the smallholder farmer, which is aggregated even into a FPO or any other community-based organization, because that's a must if you are to get the make yourself eligible for a mainstream finance, because the subsidies is not going to last very long. मतलब ये जितना ज्यादा दिन ये हेल्पिंग नेचर वाला ज्यादा दिन नहीं रहेगा. जो भी है उसमें से उसको उसका ताकत बढ़ाओ and make them stronger. For example, I'll give you 4 or 5 issues where you can look at the where FPOs can really take these finances and grow really. The farm gate infrastructure which we are talking about, and now it is that we can open a trading platforms. मतलब जितना भी प्राइवेट प्लेयर्स अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो खोल सकते हैं वो एफपीओ के लेवल पे खोलेंगे, और हर एक एफपीओ में एक टर्मिनल होगा जहां पे वो बेच भी सकते हैं, और वो डिसाइड बेचने की जरूरत नहीं है तो अपना रखने के लिए गोडाउन रहेगा और वेयरहाउसिंग का, और जब वो चाहे वो बेच सकते हैं. तो उसके लिए द फर्स्ट वन इज टू गेट ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एट ए एफपीओ और ए क्लस्टर ऑफ एफपीओस, नंबर 1, और उसको फाइनेंस कर सकते हैं. और दूसरा, जितना भी सेमी प्रोसेसिंग है या वैल्यू एडेड, जितना क्लीनिंग जो बोलते हैं वैल्यू एडिशन, ड्राइंग, सोलर ड्रायर्स एंड ड्रायर्स के लिए फाइनेंस कर सकते हैं एफपीओस के लिए. एंड वेयरहाउस फाइनेंसिंग इज समथिंग आई जस्ट वांट टू put a little bit in terms of understanding the whole thing, because this is something most of the financial institutions are willing to give, and it is quite advanced in many countries. And उसके लिए FPO एक collateral manager बन सकता है. तो जितना भी वो goods उसके पास रहेगा, farmer will have a choice कि मुझे आज बेचना नहीं बेचना. अगर नहीं बेचना है तो warehouse में रखो और पैसा उठाओ और ले जाओ. जिस दिन उनका अच्छा लगा, प्राइस डिस्कवरी में अच्छा लगा, उस दिन आप बेच सकते हैं. So this is something which can be done at an FPO level. There are a lot of experiments, and there are also successful experiments that being done. And FPOs also can own the warehouses. That is something which government is giving, which again I saw Gujarat Horticulture Department is giving. Depending on the product, we can access the whatever those schemes. But bridge finance के लिए there are many organizations including Samunnati who will give the money to make sure that you avail the subsidies, but create an infrastructure wherein you reduce your costs and you have a choice of selling whenever you want to sell. अगर agri enterprises का बात करें तो the total pre-processing plant, I think yesterday only the one of the FPC in Madanapalli got 3 crores of rupees for tomato pre-processing. And that is something possible. And we're also talking छोटे-छोटे, जैसे for example groundnut oil का है या कच्ची गनी है, ये सब तो at FPO level ही कर सकते हैं, and उसको aggregate करके sell कर सकते हैं. Right? There are many organizations who are willing to provide their brands for doing this aggregation. All the retail chains have their own labels, and FPOs can become the smaller enterprises at that level for what I call it is a micro packing. उसके लिए पैसे मिल सकता है, वो एक एक्टिविटी हो जाएगा जिनके लिए वो आगे जाके ले जा सकते हैं. For other things, what government was talking about, fisheries kind of things,
we can do a total agri value chain approach. मतलब वो पूरा फिश सीड दे के फाइनली रिटेलर से हम पैसा ले सकते हैं, पूरा वैल्यू चेन फाइनेंस कर सकते हैं जो एफपीओ के माध्यम से रहेगा, और उसका जो भी है कंट्रोल सिस्टम्स रख के इसका पूरा हम चला सकते हैं, और उसके लिए एक प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं. So similarly on the other things, for example NTFP, herbal जो भी है, we can have the contract farming जहाँ पे that person, the company, any of the herbal manufacturers etc will give the guarantee, और उसका contract farming के हिसाब से जितना भी करके उसका financing भी वो कंपनी के साथ कर सकते, जिस दिन ये लोग सप्लाई करेंगे उस दिन पैसे वापस दे देना. तो फार्मर्स को एडवांस भी दे सकते हैं थ्रू these FPOs. But at the end of the day, I don't want to take too much time. I can take the questions, but basically I'm saying this. One is we need today like a lot of financial orchestration. There are many funds that are available from the government, but use them to create certain products which are long-term in nature. One is the risk fund. That is, in case some FPO does not repay, this organization or that risk fund will come to the rescue because of the external reasons or whatever it is, or a crop failure. The second one is I'm talking about some kind of a guarantee funds which will help the mainstream finance to come into the picture, because they are looking for what happens if the FPOs do not pay, or a federation of FPOs. So this guarantee fund will give as a as a default guarantee to a mainstream finance institutions. So they will take that, and this can be in a part of your subsidy element can go into these guarantee funds. See, unless we get the mainstream coming, both NBFCs and banks coming into the agriculture, which they think it's a very risky field, and you have to break the whole agriculture value chain into smaller pieces and address the risk at every stage, everybody will come. Everybody will come and they will participate in their own way. And today is the time where I think it's nice the government has put in their own money. Some more already available schemes are there with the state, but we will have to orchestrate all of them to make a full song. I think tabhi jaake pura dhun bajega. When everybody, all the funds are really taken into one place and then you start orchestrating them, that's where it will make sense. It अच्छा धुन बनेगा. That's what I believe. Thanks. तो सर इसका मतलब ये है कि इतना सारा पैसा तो आ रहा है सर सेक्टर में, अभी जो रिसेंट जो पैकेज अनाउंस हुआ है, जब तक बेसिक इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे जो पहले भी, लाइक यू सेड, देखो उसको एसेट क्लास बनाना है, करेक्ट, यू हैव टू ऑर्केस्ट्रेट द होल फंडिंग का जो रिक्वायरमेंट है. तो अभी भी वही प्रश्न रहेंगे, या इज देयर अ सेपरेट मेथड के गवर्नमेंट सोच रही है कि हाँ भाई किस प्रकार से और फैसिलिटेटिव हो जाए एफपीओस को या फिर उसके ग्रुप्स को या उनको? ये मेरा पहला प्रश्न है. सर, I'll just answer this because I'm saying we need to create these funds. What are the banks looking for in any when they finance any FPO or somebody? They said somebody has to guarantee them. Or like the earlier SHG groups, AP combined government was giving a 3% interest. That was a state initiative. But same thing can be done for FPO. Banks let them give it 8% and the FPO will get at 6%. Balance money, whatever it is, it will be paid by the state government. And this can be done, not necessarily, it doesn't have to be a bank, it doesn't have an NBFC. It will be a consolidated group, it could be a syndicated loan, which will be given by all the parties together. They will come forward if there is a guarantee fund. Thank you, sir. Thank you very much. So, अब मैं जिसके Q&A अभी समय भी काफी गया है, तो क्वेश्चन आंसर में मैं I will ask Anisha to take over, और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं. Anisha. Right. Yes, sir. Thank you. There are a lot of questions in the Q&A section also. So the panelists, if they want to answer in that, I welcome everybody to please answer there. However, there are a few questions. I'll take up some. One is that since agriculture is on the concurrent list, what is the role of each state government in ensuring that FPOs and farmers are able to access central schemes? Would anyone want to take this?
सीएम पटेल सर, उन्होंने प्लीज. Yes, sir. Yadavinder sir, please, sir. Yeah, so I don't get the drift of the question. If you see the notifications, the ordinances, they are pretty clear that, and if you talk about just implementing these two ordinances which have come out, then the state government should be very clear about not trying to kill the initiative by restricting the area which is called the trade area. So the apprehension is that the state governments will somehow issue notifications to extend the area of the APMC licensees. And the APMC licensees will kind of take over the entire space, and there will be no area available for the new class of entrepreneurs that we consider are critically needed. And those relationships need to be kind of protected. So state governments will have to be a little supportive. So I think this is the time for not being too enamored by the past, and try to open up the new vistas. Let us try this out. And the second is on the digital platforms for price discovery. Because if you read these notifications, they are allowing the operations of the digital platforms, and to regulate the digital platforms, the central government has kept the authority with them, and the director agriculture marketing in the agriculture ministry is the nodal, and the appeals will lie to the joint secretary in the ministry. So I think that is also where Government of India should not over-regulate or try to restrict. Let there be a little private sector initiative to do price discovery. I liked the one point which was in the chat about a credit rating system of FPOs, FPCs. And if we can bring out that credit rating system in a quick, transparent way, that will lend to a lot of confidence of the lenders, whether it is venture investors by way of equity or it is through debt. So a lot of, I think the need is to attract more of equity, whether it is through the alternate investment routes. So I think the state governments and central governments will have to be treading very cautiously. It's a concurrent subject area, but I think both of them will have to kind of withdraw to allow more private innovation to take root without being too apprehensive and too worried, and even to avoid multiplicity of institutions in between. Should be more direct buyer-seller contracts, maybe even using blockchain and new latest technologies to have blockchain, smart contracts come in. So then it will really unleash a new era. I think that's what I would respond. Basically, tell state and central governments to take it easy. Yeah, I think Professor Sukhpal. There was a question from one of the participants, who asked, he was from Bihar. He said, now, if I want to participate in e-trading, there's no APMC in Bihar, but where do I go? So I think that's where the issue comes, that how do states sort of carry along with this, or center carries along with the states. So I think we shouldn't throw the baby with the bathwater. We should have this synchronized with each other so that things work for the farmer. Now that I've been saying that you can't have market which is completely unregulated like in Bihar. That will not work in anybody's favor. So I think that question was very pertinent, which I thought was related to this, whose job it is to manage markets for the farmers. So I think we need to really think through some of these things, how much by whom, state or the center. Yeah, because first time it has happened that legally it is now under concurrent list. Earlier it was a state list subject. Thank you. Yeah. Thank you. Anisha, anything else? So yes, so there have been questions around, FPC leadership also, as to who is, even though there are so many schemes available, how will the FPCs, are they prepared to actually take it up, implement it? That is one of the questions. Then there's also another question on the ordinances, as
in a situation where the contracted price is lower than the market price during the delivery of produce, the ordinances will ensure farmers will get the higher price. Is that so? Can I, Ramana, please go ahead. Yes, sir. Yeah. I think this is where I was saying that we all know only finance means only credit. I think we have to get out of that route at some point of time. The so-called futures and options are supposed to be a solution, but always we see it as a negative. मतलब उसमें उसका दम अभी तक हमने समझा नहीं है. So we need to figure out how to make a small holder get the advantage of economies of the large guy. So we'll have to get these futures and options are the only way. अगर पैसे ज़्यादा भी हो, कम भी हो, you are hedged and you will get your full price. No. I know, but I'm saying, is the ordinance saying that if there is a price come down on MSP level, that's where the trade takes over. When the MSP is much lower than the market price, market takes over. So I'm saying, farmer will not, he's not obliged, and we have seen it in many contract situations. People will just go and sell where the price is higher. Yes, Professor. Yes. No, there is no linkage to MSP. It's very clearly written there. It only talks about market price. I was asked this question privately, which I've answered to one of the friends. But there's no linkage to MSP. It's very clear. It's about market price link, which is unfortunate. That's why I find it's very, very distorted kind of legislation in the sense that we don't know what we are trying to achieve. How can you link contract price to market price? You are undoing the very philosophy of contract farming by doing that. And it has been done in Maharashtra in the past. We have seen this sort of conflict arising out of that. Under NGO and farmer union pressures, the government of Maharashtra amended its APMC Act a couple of years back, saying every trader who buys will have to pay at least MSP. The traders went on strike. Within a week, that amendment had to be undone. So I think we are just not knowing how to reform markets. You can't do these things under pressure, which don't make any business sense for any stakeholder. The MSP is declared, promised, and implemented by the state. Why should a private trader be penalized for that? I'm very frank on this. The farmer union should not ask for this kind of silly things from the government. And governments under pressure do this. There's no linkage of MSP with any other channel. Ideally, it shouldn't be. The different channels should be able to discover their own prices. If we have been saying that the APMCs are not discovering prices well, that was the whole argument of reforming markets, that APMCs are not good enough. Now you go back and benchmark your price against that. That's no good. Thank you. Now I think we should conclude the session because we have gone way about time. So Yaduvendra ji, if you could take a quick roundup and conclude the session. No, thank you so much. I think, if we have time up till 1, then I don't want to speak too long and we can conclude with more questions. And really, I do not feel well equipped to conclude on anything, but just taking on from this last question, I completely agree with what Professor Supal Saab was saying. This is a new era. This is not about having a socialistic, philanthropic kind of perception of agribusiness. We are really talking about empowering the producers, the value chain aggregators, the entire ecosystem. We have to look at it from a completely new paradigm. This is the business of agriculture. This is the business of creative. No. I think we have lost contact. So Yes, sir. So there's one more question that is there. I thought I lost. Yeah, But right. are you getting me back? Yes, sir. yes. Yeah. So my sense is that it needs more of a worldview change. And if there is any takeaway that I would encourage participants is to really look upon this from the pure market principles of fair operations of markets. And unless we don't live in that ecosystem, we will be still getting completely muddled up and results will be very difficult. We have to look at the core principles of price discovery through efficiently, competently, effectively run markets. I cannot belabor the point
मैं जोर कितना भी दे दूं वो कम होगा। हमको जो बायर सेलर का जो रिलेशनशिप है, जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज हैं, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। तो मेरे देखे गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में मार्केट प्रिंसिपल्स, लेवल प्लेइंग फील्ड, वहीं तक रेगुलेशन बनाना चाहिए। बिल्कुल भी ओवर रेगुलेशन करके उसको किल नहीं करना चाहिए। जो प्रोफेसर साहब अभी कह रहे थे बिहार का, और बिहार के चीफ मिनिस्टर से अगर आप बात करें, वो यही बात कहते हैं कि हमने तो पूरा एपीएमसी एक्ट ही हटा दिया, अब हम क्या पोजीशन लें। तो कई सालों से तो बिहार एक कोई क्लियर पोजीशन ले ही नहीं पा रहा है, कि क्योंकि कोई उनको वो दिखता नहीं है कि जैसे एपीएमसी भी हट गया और कोई तो नया स्ट्रक्चर बिहार में प्योर मार्केट स्ट्रक्चर आ सकता है। हमको टाइम देना पड़ेगा और जो सेफगार्ड्स हैं उसको लेके इतना विचलित नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक वी शुड लेट द प्राइवेट सेक्टर, द टेक्नोलॉजी, द इनोवेशन कम इन। जैसे हम लोग एंड्रॉयड का ओपन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इसी तरह से क्रिएटिविटी से टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस निकलेंगे जो फार्मर्स के लॉट को डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। 100% एफपीसीज, एफपीओज सफल हो सकेंगे, लेकिन हम उनको कमजोर ना माने, हम बैंकर्स को भी डरा ना दें, क्योंकि जरा भी बैंकर को लगेगा कि जो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए प्योर मार्केट प्रिंसिपल्स ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो वो फिर विड्रॉ कर जाएंगे। तो आई थिंक दीज आर टू की इश्यूज। अलाउ मार्केट प्रिंसिपल्स टू ऑपरेट एंड जस्ट इंश्योर दैट देयर इज नो चीटिंग एंड ऑल। वो जो एक ऑर्डरली सोसाइटी के जो रूल्स हैं वहां तक ही रहें, ज्यादा नए रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल ना बनाएं। और शुरू में जो वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो प्रेजेंटेशन प्रोफेसर साहब कर रहे थे, आई कंप्लीटली अग्री कि जो चाहता था नीति आयोग वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। हमको तो एक्चुअली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को पूरा रिपील कर देना चाहिए। जो भी सेक्टोरल मिनिस्ट्रीज को कोई लॉज चाहिए अपने किसी से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वन ऑमनिबस लॉ लाइक एसेंशियल कमोडिटीज जस्ट कैन नॉट सर्वाइव। हमको पूरी तरह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रिपील करना पड़ेगा। थैंक यू सर। नाउ अनीशा, would you go ahead with the thanks schemes? Thank you everyone for coming together. We've been able to finish it almost on time now. It's 1 o'clock. I would like to thank everyone for taking out time and participating in this webinar. It has been the most insightful to listen to all the panelists. I would like to thank Yadavendra sir, Professor Supal, Shankar sir, Dr. C.M. Patel, Ramanna sir, Mr. Rizwan, and Kuldeep sir for sharing their valuable thoughts. Mr. Apurva Oza could not join due to an urgent engagement elsewhere, but I would like to thank him as well and all the participants for joining us today. I would also like to thank our co-organizers, Guchpro and Department of Horticulture, for coming together and addressing the demand of FPOs. Thank you, everyone. Thank you very much, all the panel members. Thank you, and we hope to remain in touch. Thank you. you. Thank you, sir. And thank you all the participants for participating.